तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। और यहां पर एक्शन में आप देख सकते हैं मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगले 1.5 घंटे में क्या कुछ हो सकता है और क्या करें आप कल की तैयारी। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में भरपूर एक्शन है। एक्सपायरी से एक दिन पहले आप काफी सारे स्टॉक्स में उतार चढ़ाव देख रहे हैं और इंडेक्स पर भी काफी सारी बातें हैं जिन पर अनिल जी से चर्चा करनी है। एक और बड़ी बात है सर, उस पर भी बात करेंगे। तो इस समय की बड़ी बातें आपके हिसाब से क्या है? देखिए, बाजारों में सबसे बड़ा टॉक ऑफ द पॉइंट यही है कि वेदांता के शेयर में क्या हो रहा है। 12% शेयर टूटा है। डीलिस्टिंग को ऑफर को अब तक सुस्त रेस्पॉन्स मिला है। देखते हैं, अभी शुक्रवार तक का समय है, लेकिन लगातार 5वें दिन बाजार में तेजी है और 11,700 के ऊपर निफ्टी टिके रहने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है और 39,800 के ऊपर बैंक और सेंसेक्स निकलकर टिकता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में बाजार में अच्छी खरीदारी यहां पर होती हुई दिख रही है। मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक ये जबरदस्त बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। वहीं यूरोप के बाजारों की सुस्त शुरुआत होती दिखी, लेकिन डाउ फ्यूचर्स अभी भी मजबूत है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर है दीप। तो यहां से एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, बाजारों में तो तेजी है, पर जो वेदांता की बात है सर, उसी से शुरुआत करना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, जो ये वेदांता में आज एक्शन हो रहा है, स्पेशली फ्यूचर्स में, जो हमने देखा थोड़ी देर पहले निचला सर्किट भी लगा था, लगभग 14% तक ये स्टॉक गिरा था फ्यूचर्स में, उसके बारे में ही जानना चाहूंगा। तो एक बार व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि आज अनिल जी ने भी आपको कहा था, पहले भी कहा था और आज फिर से कहा था कि वेदांता से दूर रहिए और स्पेशली जो शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं वहां पर उन्हें फायदा मिल सकता है, पर जो लॉन्ग ट्रेड कर रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ सकती है। और आज वैसा ही हुआ है स्टॉक में। अगर आपके पास वायदा कारोबार में पोजीशन है, आपको निकल जाना चाहिए। ये पोजीशन महीने के आखिर में गुरुवार को स्क्वायर ऑफ होगी, डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या जीरो होगी जी। आर्बिट्राज फंड होंगे, इसमें बहुत सारे आर्बिट्राजेस हैं जिन्होंने आज खरीद के रखे होंगे कि बाद में मैं घुमा लूंगा जी। अगर ये शेयर आज नहीं बिकते हैं तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे। डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये आपके ओपन ऑफर में नहीं जा पाएंगे। और ये शेयर अगर ओपन ऑफर में नहीं गए, ये बड़ा अमाउंट है 11.5 करोड़, इनका ओपन ऑफर में जाना जरूरी है। ओके, अगर नहीं गए तो मार भी सबसे ज्यादा ये एफएनओ वालों को ही पड़ेगी। एक एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी जी। 25 रुपए 20 रुपए निकल गया ना, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप उतना ही शेयर खरीदें जितनी आपकी डिलीवरी लेने की ताकत है। एफएनओ बैन में, अगर ये बैन में नहीं होता तो शायद शेयर नीचे आ जाता ऑलरेडी, लेकिन ये बैन में है इसीलिए ये भाव टिका हुआ है कि आप शॉर्ट कर नहीं सकते। जिनके पास लिया हुआ है वो बेच नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास एफएनओ में शेयर है तो या तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए या आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, क्योंकि आप सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। अगर ओपन ऑफर फेल हुआ तो सबसे ज्यादा मार एफएनओ में जिनकी तेजी की पोजीशन है उनकी पड़ेगी। अनिल जी, जैसा आपने कहा था जिनकी पोजीशन है, सच में आज तो वेदांता में नानी याद आ गई होगी। हालांकि थोड़ी रिकवरी जरूर हुई है, पर अभी भी 9-9.5% फ्यूचर्स में नीचे दिखा रहा है स्टॉक। ये एक्शन जरा एक बार फिर से समझाइए कि ये हुआ क्या है वेदांता में मामला, और कैसे कर लिया आपने इस प्रेडिक्शन को इतना एक्यूरेट? ये दीप, ये आपके अच्छे सवाल का जवाब था। एक्चुअली जब सवाल अच्छा हो तो जवाब अच्छा निकल जाता है। और आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो फिर देखिए सिंपल चीज़ यही है कि, और मुझे अच्छे से याद है उस समय भाव 137 रुपये चल रहा था और एग्जैक्टली 20 रुपये का लो आज 117 रुपये 55 पैसे पर बनाया। तो वही 15 से 20 रुपये गिरने की आशंका जो थी वो हो गई। अब अच्छी बात है कि निचले स्तरों से उतनी की उतनी 50% रिकवरी भी आई है, कम से कम 126-27 पर पहुंचे। पॉइंट सिंपल है, देखिए क्या हो रहा है। अगर आज आपके पास में पोजीशन है वायदा कारोबार में लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, आप ये शेयर बेचते हैं और ये शेयर बेचकर आप कैश मार्केट में खरीदते हैं और कैश मार्केट में आप खरीदेंगे तो इसकी डिलीवरी आएगी परसों, ठीक है, शुक्रवार को। परसों लगभग दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में, जो भी समझ लें, करीबन उस वक्त डिलीवरी आएगी। अगर आप खुद ब्रोकर हैं या फिर आप खुद अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हैंडल कर लेते हैं या आप किसी ब्रोकर के बड़े क्लाइंट हैं, आपकी सारी अरेंजमेंट्स हैं, तो शुक्रवार को 3:30 बजे तक आपके पास समय है डिलीवरी लगाने का ओपन ऑफर में।
अगर आप लगाना चाहें। ना लगाना चाहें तो 1 साल बाद में भी है, लेकिन जो लोग यहाँ की पोजीशन कन्वर्ट करके अगर डिलीवरी में लगाना चाहते हैं तो उनके लिए फिर 2 घंटे और बचते हैं शुक्रवार को पे आउट आने के बाद। आप अगर अरेंजमेंट करके रखेंगे तो आपकी डिलीवरी लग जाएगी। अगर आपके ब्रोकर से रिलेशन अच्छे हैं, वो लास्ट मोमेंट पे अकोमोडेट कर सकता है कि भाई ठीक है 2 घंटे का टाइम, वैसे तो 2 सेकंड का टाइम काफ़ी होता है आपके शेयर ट्रांसफर करने के लिए। फिर भी अगर आप टाइमली अगर डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर कर पाएँ तो ये आप कर सकते हैं। अब इसमें एक कैच है। कैच ये है कि कंपनी ने ये कहा है कि डीलिस्टिंग ऑफर सिर्फ और सिर्फ बीएसई पर है, राइट। इसका मतलब क्या है? वैसे तो 90%, 95% या परसेंटेज आपको जो मर्जी निकालना वो निकालो। ज़्यादातर ब्रोकर के पास दोनों कार्ड हैं, दोनों एक्सचेंजेस की मेंबरशिप है, एनएससी और बीएसई पे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर आपके पास ऐसा ब्रोकर है जिसके पास बीएसई की मेंबरशिप नहीं है और उसके पास और कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसमें कि वो बीएसई में आपके शेयर टेंडर कर पाए, तो आपके शेयर टेंडर नहीं होंगे। जहां भी आपको जैसे भी अपना शेयर टेंडर करना है तो वो आपको बीएसई पर करना जरूरी है। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ये कि आपकी पर्सनल डिलीवरी आ गई, आपने शेयर टेंडर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, आपको बीएसई वाला ब्रोकर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल होगा तो फिर आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है। फिर आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, 2 महीने में पैसे आ जाएंगे। और अगर डीलिस्टिंग ऑफर तय हुआ तो फिर उसकी प्राइस भी निकल कर आ जाएगी और वो प्राइस जो भी होगी उसके आसपास पहुंच जाएगा। मसलन 150 रुपये समझिए डीलिस्टिंग प्राइस आती है, तो 147, 146, 48 रुपये भाव ऑलरेडी आपका स्क्रीन पर हो जाएगा, तो आप बाद में वहां भी बेच सकते हैं। तो ऐसा कोई डर नहीं कि आपने आज डिलीवरी ले ली तो आपकी डिलीवरी अटक जाएगी। लेकिन पॉइंट्स पूरा घुमा फिराकर दीप इसी बात पर है कि डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी। अब होगी या नहीं होगी में 2 चीजें। डीलिस्टिंग होने में पहली कंडीशन क्या है कि शेयर 90% तक पहुंचे, और ये 90% तक शेयर तब पहुंचेंगे जब सब लोग उस प्रोसेस में टेंडर करें। अब टेंडर करने में क्या है? टेंडर करने में आप शेयर टेंडर कर सकते हैं, किसी भी भाव में कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वेदांता का भाव 500 रुपये होना चाहिए, डीलिस्टिंग में 250 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, आप टेंडर कर दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, गुरुवार तक यानी कल तक, देखिए लास्ट दिन परसों है, लेकिन जो भी लोग शेयर टेंडर कर, ये एक और मैं बहुत टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं दीप, जिसे ध्यान से सुनिएगा। परसों लास्ट डे है, लेकिन आपके पास कल तक राइट है, गुरुवार 1 दिन पहले तक, कि आप अपनी बिड रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने टेंडर किया है 125 रुपये में, आपको लगता है नहीं मेरी तो भाव ऊपर होनी चाहिए, आप बिड रिवाइज करके 150 कर सकते हैं, 150 से 200 कर सकते हैं, 200 से 250 कर सकते हैं। ये आपके पास राइट है। लेकिन आपके पास एक राइट नहीं है, और वो ये कि अगर आपने 1000 रुपये में बिड डाल दी, ठीक है, और अगर 1000 रुपये में बिड डाल दी और अगर आपको लगता है कि नीचे रिवाइज करना है, तो आपके पास नीचे रिवीजन करने का राइट नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, नीचे रिवीजन करने का राइट नहीं है। आपके शेयर गिने जरूर जाएंगे 90% में, लेकिन अगर समझिए कि बुक्स 250 रुपये पे ही बन गई, 250 रुपये पे ही 90% आ गए, तो आपके शेयर, अगर आपने 250 के ऊपर बिड किया तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। फिर भी चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वालिफाई नहीं होंगे तो क्या होगा, शेयर आपके पास वापस आ जाएंगे। वापस जब आ जाएंगे तो आप मार्केट में बेच दीजिएगा या फिर कंपनी को 1 साल तक दे दीजिएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपको जिस प्राइस में आपको बिड करना है आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच और भी है, और वो ये है कि इन केस रिवाइज ऑफर आता है कंपनी की तरफ से, जिसकी पूरी संभावना है इस केस में कि जब अगर 90% शेयर आ गए तो जाहिर सी बात है कि कुछ अलग प्राइस निकल कर आएगी। कंपनी अपनी तरफ से एक काउंटर बिड देगी, और वो कंपनी अपनी प्राइस देगी, जो कि हो सकता है 145 हो, 140 हो, 150 हो, या XYZ कोई भी प्राइस हो। वो कंपनी कहेगी हम चाहते हैं भाई कि हम 150 रुपये में डीलिस्ट करवाना चाहते हैं। अब 150 में किस किस को इंटरेस्ट है? जिन लोगों को 150 में देना है वो दे दें। जिन लोगों ने पहले ऑफर में बिड नहीं किया वो भी बाद वाले ऑफर में बिड कर सकते हैं 150 में। तो आपके पास सेकंड वाले ऑफर में बिड करने का राइट है। अगर आपने पहले वाले में आपने बिड किया और आपको लगता नहीं 150 की प्राइस बहुत कम है, मैं तो 1 साल इंतजार करूंगा, इसके बीच में अगर हिंदुस्तान जिंक या वेदांता ने एक बड़ा डिविडेंड दे दिया, वो डिविडेंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे पास आएगा, तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं है ऑफर में देने की, तो आप रिवाइज बिड में भी मत डालिए। आराम से आपकी जब मर्जी हो, 1 साल का टाइम है, जब मर्जी हो तब कंपनी को दे दीजिए। तो ढेर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं आपके लिए वेदांता में डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे तो इस वीडियो को एक बार फिर से सुन लें, मैं इसको YouTube पे और हमारे ट्विटर हैंडल पे डलवा लेता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप बिड करते वक्त आपको ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल शेयर प्राइस का, ये इट्स एनीबडीज गेस कि डीलिस्टिंग ऑफर 90% तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा,
पहुंचेगा तो प्राइस क्या आएगी। तो पहली कंडीशन तो 90% तक पहुंचे। क्या 90% तक पहुंच सकता है? उसका जवाब है हाँ। 90% तक पहुंचने में शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो 35% स्टेक जिन लोगों के पास में है, इंस्टीट्यूशंस, वो सब बिड तो करेंगे। LIC भी बिड करेगा, बिड तो पक्का करेगा। तो पहली कंडीशन जो 90% पहुंचने की, वो तो मोस्टली हो जानी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है? प्राइस। 90% पहुंचने की प्रोसेस में बुक अगर 200 रुपए की, 250 रुपए की बनती है, तो क्या वो कंपनी को और मैनेजमेंट को मंजूर है? कंपनी को नहीं, प्रमोटर्स को मंजूर है। अब प्रमोटर्स अपना काउंटर ऑफर क्या देते हैं? वो काउंटर ऑफर अगर 90% लोग एक्सेप्ट, 90% तक के लोग जो यानी कि 40% एडिशनल हिस्सेदारी टेंडर करने वाले वो एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी कंपनी की डीलिस्टिंग होगी। लेकिन फर्ज करें कि कंपनी 150 का ऑफर देती है और कंपनी के और उसको 150 का ऑफर देने के बाद अगर 40% स्टेक नहीं मिलती है उस प्राइस पे, तो ओपन ऑफर गिर जाएगा। तो ओपन ऑफर 2 बार गिर सकता है। पहला, शुरुआत में अगर 90% लोग टेंडर ही ना करें तो बात वहीं खत्म, दी एंड। उसके बाद वापस आप 80, 90, 100, 110 जो आपको ठीक लगे वो भाव पे वेदांता दिखेगा। ठीक है, पहली चीज। अगर 90% पहुंच गए, उसके बाद काउंटर ऑफर में कंपनी क्या प्राइस देती है, वो प्राइस सबको पसंद आ गई तो वो फाइनल प्राइस है। अगर वो प्राइस पसंद नहीं आई तो दूसरी बार में ऑफर खत्म। अच्छा, एक और चीज बता दूं, तीसरी बात करते करते पॉइंट्स निकल रहे हैं। तीसरी बात ये, एक बार काउंटर ऑफर जो कंपनी ने दे दिया, वो दे दिया, कंपनी काउंटर ऑफर को रिवाइज नहीं कर सकती वापस। कंपनी के पास एक ही मौका है, प्रमोटर, माफ कीजिएगा, कंपनी से मेरा मतलब प्रमोटर है। प्रमोटर के पास एक ही मौका है कि वो काउंटर ऑफर में जो प्राइस चाहे दे दे। सेबी का रूल ये है कि आपने, समझिए आपने 150 दे दिया और 150 पे आके आपको पता चला कि 89% ही शेयर आए, 2% बच गए और तब आप ये सोचे कि 2% एडिशनल लेने के लिए मैं 150 का 155, 160 कर दूं, बाकी सबको भी प्राइस बढ़ा के दे दूं। जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये चीज दूसरी ध्यान में रखने वाली है कि काउंटर ऑफर एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। तो ये आपने जो पूछा उसमें जो जो चीजें मेरे दिमाग में ही मैंने आपको बता दी। जहां तक लोगों का सवाल है जिनके पास पोजीशन है वेदांता के शेयर में, कैश या फ्यूचर्स में, देखिए बहुत साफ बता दूं, फ्यूचर्स में मैं ऑलरेडी इसलिए आपको कल आगाह कर चुका था कि आपको तेजी की पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। ऊपर आने के लिए कम है, जाने के लिए ज़्यादा है। अगर ऑफर फेल होता है किसी भी वजह से, चाहे वो 90% ना पहुंचने की वजह से हो, चाहे प्राइस की वजह से हो, आपकी रिस्क बढ़ जाती है और वो होती हुई दिखी है। अब यही सवाल, अब ये कहना मुश्किल है कि ओपन ऑफर सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। 90% तक पहुंचने की संभावनाएं हैं, लेकिन प्राइसिंग को लेकर क्या होगा वो कहना मुश्किल है। तो ये दोनों तरफ वाला मामला है, इसलिए आप अपनी कॉस्ट या अपनी पोजीशन आपकी किस भाव की है और आपकी कितनी रिस्क लेने की ताकत है। देखिए दो चीज होगी, 125 पर शेयर है, या तो ये 150 हो जाएगा, 145-50, या हो जाएगा ये 100 रुपए 90 रुपए। अब आप, वही वाली बात है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप उम्मीद करें कि 140, 145, 150 का भाव मिले, मेरी डीलिस्टिंग हो जाए, क्या मुझे वो चलेगा? अगर वो चलेगा तो होल्ड करें। लेकिन अगर इस बीच में क्या अगर 100 हो जाए तो मुझे चलेगा, नहीं चलेगा तो आप बेच कर निकले। तो ये आपको कॉम्बिनेशन बनाकर समझना होगा, क्योंकि इस मोड पर आकर 125 में मेरे लिए भी बोलना मुश्किल है कि आप रखें या छोड़ दें। लेकिन 137, 138 पर कल बहुत आसान था बोलना कि बेच कर निकल जाए। अब ये दोनों तरफ है, टॉस ऑफ अ कॉइन, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है। कि अगर एक बार अगर ऑफर में 90% पहुंच गए तो स्टॉक वहां गिरना बंद हो जाएगा। दूसरी बार फिर काउंटर ऑफर में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो फिर मैं यही कहूंगा जो सुबह बात की, ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट डिबेटेबल, मोस्ट वर्स्ट डीलिस्टिंग होगी और ये ट्रेंड सेटर होगा आने वाली कई डीलिस्टिंग के लिए, ऐसा मुझे लगता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, ट्रेंड सेटर होने वाला है और आपकी रिसर्च सर, रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए पर्सपेक्टिव लाएं। आज भी अनिल जी आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं, तो वहां पर नजर रखिए। फिलहाल अगर आप देखें तो 9.2 करोड़ शेयर्स की बिडिंग अब तक हुई है, कल क्लोजिंग पर 8.6 करोड़ थी। तो यह है बड़ी बात सर। पर भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, भसीन आपका करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। स्वागत है भसीन साहब आपका। सर बताएं पहले तो अपडेट और उसके बाद लेता हूं मैं आपसे फ्रेश कॉल। नमस्कार सर।
नमस्ते सर। तो अपडेट में एक और मैं अपडेट दे दूं, टाटा पावर ने आज बहुत परफॉर्म किया, जो आपको 54 पे कहा था 57 बिक गया, ऑलमोस्ट 6% अप, और वो एक बहुत ही बढ़िया कॉल थी। साथ में पावर में आई स्टिल थिंक दैट देयर इज लॉट ऑफ अपलाइज, तो सीमेंस मेरा खड़ा है और एनटीपीसी दोनों में मैं कहूँगा बने रहिए। बाकी जो कॉल थी वो अपडेट आपको कल सुबह दे दिया था। अब आप कहें तो मार्केट का रुझान थोड़ा मिक्स्ड है। फाइनेंशियल्स में स्ट्रेंथ है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो मेरे टॉप पिक्स थे, और वीकनेस है मिड कैप बैंक्स में बिकॉज ऑफ बजाज फाइनेंस। बट मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ है वो रियली जो आज दिख रही है वो सबसे ज्यादा सीमेंट में दिख रही है। 222-23 पे आपको अंबुजा कहा था, वो 238 हो गया, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी इसमें बने रह सकते हैं। 245 का टारगेट होएगा। सीमेंट इज शोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। तो अब मेरे पे 2 बायज हैं, एक सेल है, मोर रिलेटेड टू सीमेंट एंड ऑटोज ऑन द लॉन्ग साइड एंड मेटल ऑन द शॉर्ट साइड। परफेक्ट सर, बताएं सर। तो पहला बाय होएगा सर रैमको सीमेंट, 766-68 है, 749 का स्टॉप लॉस रखिए, ये 800 तक जाएगा, 800-810 तक। और दूसरा बाय अगेन जो ऑटोस चल रहे हैं तो टायरों पे चलेंगे, 134-35 में लीजिए अपोलो टायर, 31.5 का स्टॉप लॉस, 148-150 का टारगेट। सेल में है सर हिंडाल्को, 72-73 में बेचिए, 76 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस, 163 का टारगेट। ओके तो ये है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की दोनों की राय आपके लिए। पहला है रैमको सीमेंट, जहां पर करनी है आपको खरीदारी 766, 768, 766, 768 के आसपास, 749, 749 का स्टॉप लॉस होगा, 800, 810 रुपए के आसपास का रखना है टारगेट। अपोलो टायर, जिस पर आज सुबह हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी की थी कि किस तरह से टायर के फ्री इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई गई है, आज नोटिफिकेशन आ चुका है। अपोलो टायर के लिए एक अच्छी खबर है। 134.50, 135 की रेंज में खरीदिए, 131.50 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 148 से 150 तक के टारगेट के लिए। और बिकवाली करनी है एकमात्र स्टॉक में, और वो है हिंडाल्को, मेटल से कमजोर, और यहाँ पर 176 रुपए 75 पैसे, 176.75, ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 163 तक के टारगेट के लिए 172, 173 के आसपास आपको हिंडाल्को में करनी है बिकवाली। तो 2 बाय 1 सेल, बस इन की राय। शुक्रिया सर आपका। 2:50 पर फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब हम लेंगे आपसे कुछ और आपकी बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स भी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और मानसी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए वो तमाम इवेंट्स जिन पर रखनी है हमें नजर। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। आज से लेकर 9 अक्टूबर तक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा। वहीं कैबिनेट के फैसलों पर आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। टीसीएस के नतीजे आज आते हुए दिखेंगे, और साथ ही शेयर बायबैक पर भी फैसला होने की संभावना है। मजेस्को के दूसरी तिमाही के नतीजे भी आ जाएंगे, और जी लॉन के चौथी तिमाही के नतीजों का भी इंतजार है। लिखिता इंफ्रा का आईपीओ आज बंद होने जा रहा है। वहीं प्राइवेट प्लेयर ट्रेन के लिए बोली सौंपने की आज आखिरी तारीख है। कल गुरुवार का दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। साथ ही बायबैक को लेकर मजेस्को की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण क्यूआईपी का फाइनल प्राइस तय करने पर एक बोर्ड बैठक कर रहे हैं। वहीं चीन कोरिया से इंपोर्टेड कास्टिक सोडा की जांच पर भी सुनवाई कल होगी। नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस में जीएम ब्रूवरीज, टीटागढ़ वेगन्स, प्रभात डेयरी जैसी कंपनियों के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। शुक्रवार के दिन 9 अक्टूबर सुबह 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। साथ ही वेदांता का डीलिस्टिंग ऑफर इस दिन बंद होगा। साउथ कोरिया के बाजार बंद होने वाले हैं, और आईपीओ मार्केट में एक और एंट्री, बोधी ट्री मल्टीमीडिया का आईपीओ खुलने जा रहा है, जो कि 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कंपनी स्टील स्ट्रिप, व्हील्स और आरसीएफ के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे। ओके तो ये है वो तमाम कंपनियां जिन पर रखना है आपको फोकस, खबरों पर रखना है फोकस। आइए वरुण बताएंगे हमें खबरों वाले शेयर, लेकिन उससे पहले बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है। हालांकि एक 10-12 रुपए थोड़ा सा ऊपर चला गया है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर भी ले सकते हैं। 324,243 का करंट भाव है, 3230 तक बाय करिए, 3200 का स्टॉप लॉस, और मुझे सीधे 3300 तक कोई इन बिटवीन रेजिस्टेंस दिखता ही नहीं है। 3300 दूसरा टारगेट 3330, एक 90 रुपए की मुंह आनी चाहिए।
ओके, 90 रुपए की मूव के लिए आप हीरो मोटोकॉर्प में कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय वागले साहब की तरफ से। आइए अब ले लेते हैं खबरों वाले शेयरों की जानकारी। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, सबसे पहले तो वेदांता के जो हमने डिस्कशन भी किया, करीब 9 करोड़ शेयर्स के आसपास की बोलियां मिली है। ठंडा रिस्पांस से अभी तक करीब 5.5 गुना % जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अभी तक बोलियां लगाई है। तो ये एक है स्टॉक। अगला अपोलो टायर्स और सीएट, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए हैं और इसके तहत जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रही थी टायर्स की, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका फायदा जो है अपोलो टायर्स और सीएट को होगा। टाइटन, इस कंपनी ने अपना Q2 का अपडेट दिया है। यहाँ पे जो ज्वेलरी कारोबार है वहाँ अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। खासकर वेडिंग ज्वेलरी का जो कारोबार है उसमें बेहतर प्रदर्शन देखने मिला है, जिसके कारण ज्वेलरी कारोबार में 98% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है और वॉच कारोबार में करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। CSB बैंक, इस कंपनी ने भी अपने Q2 का अपडेट दिया है, जहाँ पे जो ग्रॉस एडवांसेस है उसमें करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कुल डिपॉजिट में करीब 13% के आसपास की वृद्धि हुई है। ग्लेनमार्क फार्मा, कुछ दवाओं के लिए इस कंपनी को US FDA से अप्रूवल मिला है। ब्लू स्टार कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वायरस डिसइंफेक्शन तकनीक से लैस ये प्रोडक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये वो स्टॉक्स है जिनमें आज हरकत है और जिनमें खबरें हैं। शुक्रिया वरुण। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। टाइटन ये एक शानदार मूव दिखाता है और सुबह से एक अच्छी मूव आ रही थी और वागले साहब सुबह अपने अच्छे लेवल्स पर पकड़ी थी टाइटन, वहां से फिर अच्छी मूव आई, थोड़ा ऊपर कंसोलिडेशन भी हुआ। आफ्टरनून में टाइटन एक और मूव के लिए तैयार है। आपका जो 1260 का टारगेट था वो वापस इन लेवल्स पर आते हुए दिखता है स्टॉक? कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आपने अगले कुछ दिनों के या एक आध 2 हफ्ते के व्यू से लिया है तो मुझे ये स्टॉक 1300 के ऊपर 1310 1320 तक जाते हुए दिखता है। तो फिर आप होल्ड करें या ऐड भी करें यहाँ पर या थोड़ी गिरावट पर 1230 का अभी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस को आगे ले जाइए, पर मूव बढ़िया आ रही है जहां तक टाइटन का सवाल है और इस पर नजर रखिए क्योंकि अच्छी तेजी आपको ये स्टॉक दिखाता हुआ भी इस समय लग रहा है। नजर रखिए मार्केट्स पर एक और फ्रेश मूव आ रही है। विश्वेश जी के पास एक कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए। बताएं विश्वेश जी। दीप, मेरे पास 2 कॉल है एक्चुअली। एक कॉल जो है वो इंडेक्स पे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से निफ्टी में अभी थोड़ी देर पहले 11700 तक का टेस्टिंग हुआ था वीवैप का, मुझे लग रहा है वहां पे बेयर्स हैव ट्राइड दे हार्ड टू पुश आउट द मार्केट, पुश डाउन द मार्केट। लेकिन ओवरऑल डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में पुट राइटर्स विच इज डोमिनेटिंग। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में 8 अक्टूबर की एक्सपायरी में 99 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ऑन द पुट साइड, whereas on the call side only 60 lakhs ऐड हुए हैं। तो दैट इज टेलिंग यू द पुट राइटर्स आर मोर डोमिनेटिंग। और अब जिस हिसाब से हम 700 पे सपोर्ट लेके मुझे निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है 800-850 तक की एक्सपायरी हो सकती है। तो ये लिहाज से जो व्यू है वो ये है कि 11700 का कॉल जो करीबन अभी 75-77 के आसपास मिल रहा है, मेरे हिसाब से वो लेना चाहिए। निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट 50 से 80 पॉइंट और बढ़ सकता है। तो 75-77 के पास अगर बाय करते हो, 55 का स्टॉप लॉस रखना है 11700 के कॉल में। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मूवमेंट है मार्केट के अंदर में, आई वुड नॉट बी सरप्राइज टू सी दिस ऑप्शन गोइंग टू 90 एंड 110 ऑल्सो। सो 11700 का कॉल लेना है, 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट होंगे 85, 90 एंड 110। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर राय। डेज हाई पर निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है 11750 के करीब। दूसरी कॉल विशेष जी। दूसरा जो है वो स्टॉक के ऊपर है, वो स्टॉक फ्यूचर में है और स्टॉक का नाम है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। मेरे हिसाब से काफी दिन से स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा था 520 के ऊपर जाने के, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट फेल हो गए थे। तो आज जो फॉर्मेशन हुआ है उसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहेंगे। 525 तक सुबह गया था और वहां से रिट्रेस होकर वापस 512-13 की रेंज में मिल रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़ चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड है काफी बेहतरीन है यहाँ पे, तो UPL खरीदना चाहिए करंट स्तर पे। थोड़ा नीचे आए तो भी ऐड करिए। 507 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है काफी तेजी से 539 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस में खरीदारी की राय है और 507 के स्टॉप लॉस से 525 और 539 ये 2 टारगेट रहेंगे अप साइड में।
ओके, यूपीएल यहाँ पर खरीदारी करिए और निफ्टी की 11,700 की कॉल खरीदिए। ये है आपके लिए 2 कॉल्स विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये कॉल्स शेयर करने के लिए। जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार हैं। और जय, लगातार 2 दिन जो आप निफ्टी की कॉल्स दे रहे हैं कैश के ऑप्शन में, वो सुपर हिट रही हैं। कल 11,550 की कॉल खरीदवाई थी, आज सुबह आपने निफ्टी की 11,650 की कॉल खरीदवाई थी। टारगेट आ गया इसका, क्या करना चाहिए अगर किसी ने ये कॉल खरीदी, और क्या अब 11,700 या 11,750 की कॉल खरीदनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। मैं कहूँगा दीपांशु, यस, ये 11,650 के भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि लेवल्स आ ही चुके ऊपर की तरफ। हमारा तो ये एंटिसिपेशन था कि 725 से लेकर 750 तक का हमें लेवल देखने मिले निफ्टी में, और ऑलरेडी देखने मिला है। दीपांशु, मुझे ये देखना है अभी इंटरेस्टिंगली कि मुझे ये देखना है कि 2:30 बजे की क्लोजिंग तक क्या 750 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर्स का बंद आता है। अगर यस, अगर वो हो जाता है 750 के ऊपर, thereafter Nifty is heading towards 790 to 820, 790 से लेकर 820 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे अगर 750 के ऊपर बंद आता है तो निफ्टी का 2:30 बजे तक का। सो वही अगर क्लोजिंग आ गई तो डेफिनेटली और भी बाइंग की जा सकती है। ओके, नज़र रखते हैं किस तरफ एक्शन बढ़ रहा है, बट फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आपको बाजारों में बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिख रही है। ONGC में खरीदारी आई है, 4-4.5% का उछाल आया है। थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी कि जो गैस मार्केटिंग पॉलिसी है, नेचुरल गैस मार्केटिंग पॉलिसी, वहाँ पर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और हमने इसकी एनालिसिस आपको पिछले कुछ दिन पहले भी करके बताई थी, गैस प्राइस रिविजन से पहले, कि गवर्नमेंट एक नए फार्मूला पर काम कर रही है, तो शायद उसको अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जो नया फार्मूला है वो कोरिया जापान की बेंचमार्किंग लेगा, जहाँ पर करंट प्राइस अगर आप देखें तो कोरिया जापान करंट प्राइस आता है $5 का, उसका फिर थोड़े डिस्काउंट पर होगा तो भारत में वो प्राइस बनकर आता है $4 पर यूनिट। और जो रिसेंट रिवीजन हुआ है वहाँ भारत में गैस प्राइसेस आए हैं $1.8 पर यूनिट। तो एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर इनको प्राइसिंग का फायदा मिलेगा, जो ONGC के लिए अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। ONGC ऑयल इंडिया दोनों में ही इस समय अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। ONGC पर मूव आ रही है। किरण जी, कोई व्यू जहां तक ONGC का सवाल है, वैसे ज्यादा परफॉर्म नहीं करता है, बट 4-4.5% का उछाल जरूर रहा है, क्या करना चाहिए इस पे? ये हमेशा एक डेड कैट बाउंस देता है ये और ऑयल इंडिया, तो दोनों ही एक उछाल देखने को मिल रहा है। पर 75 क्रॉस करना ONGC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा माइल्डली बुलिश रहूंगा, नहीं तो मैं इसको डेड कैट बाउंस ही का नाम दूंगा। ओके, डेड कैट बाउंस ही है, बाउंस आया है, ठीक है, एंजॉय करिए, पर ज़्यादा इससे एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। TCS पर हमारी नज़र है और वहाँ पर नतीजे भी आएंगे और डिविडेंड को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो दोनों पर ही आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि किस तरह का आपको एक्शन उस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारा एक्शन सीमेंट स्टॉक्स में भी आ रहा है, और सुबह हम देख भी रहे थे अंबुजा सीमेंट में एक बढ़िया उछाल आया था। सुमित जी, अंबुजा सीमेंट 4% ऊपर है, यहाँ से और एक्शन बनते हुए देखते हैं इस पर? माफ कीजिएगा, आज सुमित जी हमारे साथ नहीं है, मेरी गलती है। बंसल जी, जरा आप ही एक बार अंबुजा के चार्ट्स देखकर बताइए। वैसे तो पूरा सीमेंट स्टॉक ही मूव कर रहा है, अंबुजा पर क्या व्यू बनाना चाहिए? देखिए दीपांशु, काफी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और अंबुजा ने काफी बड़ी वाली नेकलाइन, काफी समय बाद एक काफी बड़ी वाली नेकलाइन को स्टॉक ने तोड़ा है। 228 के लेवल्स को तोड़ा है। और दीपांशु, अगर आप 2014 से लेकर अभी तक का कंपैरिजन करेंगे तो अंबुजा ने जो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक को अंडर परफॉर्म करा है, और अब ये अंडर परफॉर्मेंस जो है ना, ये उसको मैचअप करेगा जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है। तो अंबुजा सीमेंट एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी का कैंडिडेट है मेरी नजर में। यहाँ पर 2-4 दिन का हिसाब किताब ना बनाते हुए 3-4 महीने का मिनिमम नजरिया बना के अंबुजा सीमेंट इज अ मस्ट बाय एट करंट लेवल्स। अंबुजा मस्ट बाय एट करंट लेवल, सही है, आपके लिए सलाह है। डेज हाई के करीब ट्रेड भी कर रहा है। पर आइए जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं कि इस समय अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, कल की गिरावट और आज सुबह की सुस्त शुरुआत के बाद डाउ फ्यूचर्स ने रफ्तार पकड़ी है सर।
250 अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स अब 0.5% ऊपर है, तो वहां पर तेजी है। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत जरूर हुई थी, बट अब वहां पर भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं आपको यूरोप के बाजार। और एशिया में अच्छा ट्रेड रहा सर। हांगकांग 1% ऊपर था, जापान एकदम फ्लैट क्लोज हुआ शुरुआती गिरावट के बाद, और बाकी के एशिया के बाजार भी आज पॉजिटिव रहे। हम भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं कोई ऐसे संकेत खराब तो है नहीं दीप। ग्लोबल मार्केट्स एशिया ठीक ठाक सा है, कोई फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा। अमेरिका से ही फर्क पड़ता है, तो अमेरिका के फ्यूचर्स बढ़िया है। वैसे भी देखिए, कल तक तो है ना, हमें हमारे संकेतों पर ही ट्रेड करना है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कट है कि थोड़े से अहम लेवल के आसपास बाजार रुक रहा है। 11,750, 11,775, 11,800 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैं बता ही चुका हूँ कि देखिए, जब हमने 23 मार्च को लो बनाया था, 23 मार्च से लो बनाकर जो हमने तेजी दिखाई है, उस तेजी का हाईएस्ट लेवल आपको मिला 31 अगस्त को, और वो है 11,794 का। लगभग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश तो, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका कॉल्स में भी वहाँ पर है। तो 11,800 के आसपास थोड़ी सी रुकावट है। अगर इसे हमने आज कल में पार कर लिया तो फिर 200 से 400 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और आगे चलते हुए बन सकती है। वो शुक्रवार का की सेशन होगा पॉलिसी के लिहाज से भी। चलिए अभी आज और कल तक की बात करते हैं। आज और कल तक के लिए क्या है आपके लिए? निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट कहाँ है? पहली चीज़ तो ये साफ दिख रही है कि निफ्टी 11,600 के नीचे जाकर बंद नहीं होगा एक्सपायरी। तो कल तक के लिए आपके पास 150 पॉइंट की रिस्क है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको डेटा में नजर आ रहा है। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 15 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो ये आपके लिए बेस हो गया। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। ऊपर जाने में मैं आपको सुबह भी यही चीज़ बोल रहा था कि पिछले 2 गुरुवार से अगर हमने कुछ नहीं सीखा है तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम है। आज भी बाजार ने बेहतरीन मौका दिया आपको खरीदारी करने का दीप, इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता है। 11,625 वो लेवल था, 11,629 से घुमा है मार्केट, 125 पॉइंट ऊपर है। 125 पॉइंट दिन में आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर कैसे कमाएंगे? इसलिए सुबह हमने कहा, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने जोश से, इतनी एनर्जी से कमेंट्री की कि जितना नीचे खुलेगा उतना बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर नीचे खुलने के बाद आप नहीं ले पाएँ तो फिर इतनी रिस्क तो जो ट्रेड कर रहा है उसको लेनी ही पड़ेगी। 11,775, 11,800 तक की जगह है। अब हर एक लेवल पर कैसे बाजार ऊपर जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस वक्त आप 11,750 पर हैं, मैं आपको नीचे लेकर आता हूं 11,700 तक। 11,700 तक लगभग 80 लाख शेयर आपके शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स। 11,700 तक, 11,750 पर आ गए तो लगभग 98 लाख शेयर, राउंड फिगर में 1 करोड़ शेयर गिन लीजिए। अभी इस वक्त जब आप 11,752 पर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, 1 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स अभी भी शॉर्ट हैं। अब आप सोचिए, 1 करोड़ शॉर्ट है, इन्हें कल ही कवर होना है। कैसे नीचे आएगा निफ्टी? कैसे नीचे आएगा? अगर ग्लोबल मार्केट्स कुछ खराब हो गए, कल अमेरिका गिर गया, उस चक्कर में आप एक बार गैप से खुल गए, कितनी देर टिके मुझे बताओ? मुश्किल से आधा घंटा, वापस रिकवर हो गए। सिमिलर सिचुएशन है। ये शॉर्ट सेलर ही बाजार को नहीं गिरने दे रहे हैं, जैसे नीचे आता है ये खरीदने आ जाते हैं। और अगर 1 करोड़ शेयर लगभग 11,750 तक शॉर्ट है तो ये 11,800 के तो दर्शन कराएगा ही कराएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 11,800, 11,825 आज और कल तक के लिए जो कॉन्फिडेंस मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल था, इस वक्त वही कॉन्फिडेंस आज भी है। आज और कल में 11,800, 825 आपको तुरंत दिख जाएगा शॉर्ट कवरिंग की वजह से। और 11,800 पार करके अगर आज बंद हो गए तो कल तो देखिए आग ही लगेगी, क्योंकि फिर ये होगा 1.25 करोड़ शेयर आपके ऐसे हो जाएंगे जो कि कॉल राइटर्स हैं अभी की सिचुएशन के साथ। 36 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,800 के कॉल में। और अगर आपने 11,800 जो पार कर लिया तो फिर आप सोचिए सीधा 1.25 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट सेलर्स आपको हर लेवल पर, हर 25 पॉइंट पर आकर सपोर्ट देंगे। चलिए भगवान की दया से नीचे आया, मैं काट लेता हूं। तो डेटा साफ बता रहे हैं कि बाजार गिरने को तैयार है नहीं निफ्टी में, और 11,800, 11,825 की तैयारी है। और 11,800 पार होते ही और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी 22,500 मजबूत सपोर्ट है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में 10 लाख शेयरों का, उसके नीचे जाएंगे नहीं। 400, 450 पॉइंट आप उससे ऊपर ट्रेड करें, अच्छी बात है। अब आइए, इस वक्त आप 22,950 पर हैं, डे हाई के आसपास। 22,900 पर आने के बाद आपके हो जाते हैं बैंक निफ्टी में करीबन 27 लाख शेयर शॉर्ट कॉल राइटर्स। 22,900 तक 27 लाख शेयरों के कॉल राइटर्स हैं। और जैसे ही 23,000 पार करके टिके तो 13 लाख शेयर और जोड़ लीजिए, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 23,000 के कॉल राइटर्स पर, यानी कि 40 लाख शेयर बैंक निफ्टी के शॉर्ट हो जाते हैं 23,000 के पार। और ये 23,000 लीजिए, बात करते करते 50 पॉइंट और ऊपर।
एक झटका ही नहीं लगता बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट, मतलब एक मिनट में 30 सेकंड में इंतजार ही कर रहे हैं जैसे कल वाले ढाई का आज वाले ढाई बजे। तो 23,000 के पार होने के बाद दीप जो बैंक निफ्टी में आतिशबाजी होगी वो गजब है। फिर छोटी सी रुकावट 23,150 23,200 पर है, और अगर आज कल में 23,150 23,200 को पार कर लिया तो सीधा 23,450 ये लेवल आपको कल तक आता हुआ दिखेगा। तो दोनों ही तरफ शॉर्ट है और ये शॉर्ट सेलर ही बाजार को जोश देने का काम कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर शॉर्ट हैं तो शॉर्ट कटनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा आपको साफ तौर पर बता रहे हैं कि शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है। हम कल से बोल रहे हैं, लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो ओवरऑल पहली चीज ये, आपसे तेजी हो ना हो मत करें, शॉर्ट ना करें। दूसरी चीज, अगर शॉर्ट कर लिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, और इस वो चाहे फिर लॉन्ग की पोजीशन हो जैसे कि वेदांता, जहां आपको कल बोला कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, निकल जाइए। जैसे कि कल आज हर रोज तेजी की पोजीशन बनानी है, मंदी की पोजीशन काटनी है। बाजार के ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के विपरीत नहीं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के विपरीत नहीं। और बाजार तो आपकी कॉल का इंतजार करता है सर। जैसे ही आपने बैंक निफ्टी पे बात करनी शुरू करी, 23,000 के पार गया। फ्रेश लेवल पर कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए सर, या थोड़ा डिप का इंतजार करें, क्या सलाह देंगे? वैसे तो देखिए लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, लेकिन अगर मैं इंतजार इसी चीज का कर रहा हूं कि 2-4 मिनट में और डेटा देख लेना चाहता हूं और मार्केट का मूड देखना चाहता हूं, क्योंकि 2:30 बजे एक बार ये हो जाए उसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक दीप एक काम करें कि बिगुल बजा दें एक बार, पहले वागले साहब के लिए, फिर कुणाल जी और राकेश जी के लिए। तो वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। वागले साहब, वागले साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ अनिल जी, अभी पहुंच रही है। अनिल जी, मुझे एमजीएल बेचना है, अभी थोड़ा सा नीचे 831.50 832, मुझे 833 835 ये रेंज में बेचना है। एक क्लियर कट आज ब्रेकडाउन आया है, इसमें एक पोजिशनल सेल है। 840 के ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, 840 रुपीज 50 पैसे का, और मेरा 810 का टारगेट है। 815 810 तक ये 1 से 2 दिनों में आ सकता है। पैटर्न बहुत ही वीक है। ओके, तो यहां पर एमजीएल में बिकवाली करने की राय है वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं सर। ठीक है अनिल जी, सुबह आज हमने हीरो मोटर कॉप दिया था, वो दौड़ लगा रहा है और अब दौड़ने को तैयार है आयशर मोटर। आयशर मोटर पर एक स्ट्रॉन्ग वाली बाय कॉल है, मिस नहीं करना है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल आया है, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था। ऑटोस फ्लेवर पर है, आयशर मोटर को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ऑटो स्टॉक सारे तेज हो रहे हैं, बजाज ऑटो में तेजी है और अब वो तेजी आयशर मोटर्स में भी दिखाई दे रही है। ब्रेकआउट आया है 2240 रुपए के ऊपर। तो अनिल जी बिल्कुल मौजूदा स्तरों के करीब ही ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस से यहां काम चल जाएगा। 2220 रुपए पर 2220 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2325 रुपए का, दूसरा टारगेट 2350 रुपए का होगा। और अनिल जी यहां पर एक डिस्क्लेमर भी है राकेश जी का कि राकेश जी बड़े दिनों से एक बाइक खरीदना चाहते हैं अनिल जी, तो बहुत जल्द वो आपको नजर आएंगे एनफील्ड बाइक पर। तो हार्ली डेविडसन बंद हो गई, इस वजह से अब उनको बुलेट खरीदनी पड़ रही है अनिल जी। अरे काम बंसल जी, आप खरीदने के चक्कर में बड़े हो बाइक। आप कुणाल जी से गिफ्ट लो। कुणाल जी के पोर्टफोलियो में जो 60 65 70 रत्न भरे पड़े हैं एमएनसी कंपनियों वाले, हर रोज कोई 10-10% बढ़ता रहता है। आप तो गिफ्ट लीजिए, खाली आप तो बर्थडे मनाइए, पार्टी करिए और कुणाल जी से गिफ्ट ले लीजिए, सिंपल है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कुछ समय पहले एक तस्वीर आपकी आई थी बाइक चलाते हुए, तो उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए बंसल जी, तब से मांग कर रहे हैं बाइक की। अब जाकर अनिल जी ये बाइक खरीदने का इन्होंने विचार बनाया। अच्छा, बंसल जी खरीदने का विचार है या गिफ्ट लेने का? नहीं अनिल जी, मेरा कोई विचार नहीं अनिल जी। मैं तो कितनी बार ऑन एयर बोला, मेरा तो इरादा है जब स्वाति जी को सस्ती वाली
इलेक्ट्रिक साइकिल कवर करेंगी तो वो खरीदूंगा। अनिल जी मैंने गिफ्ट में कुणाल जी से वो एक होता है ना सेगा वे होता है, वो 2-3 बार मांगा, इनके पास पड़ा है। ये तो अनिल जी वो नहीं देते, आप कह रहे हैं बाइक मांग लो इनसे। तो अनिल जी गिफ्ट ही लूंगा कुणाल जी से, जो भी लूंगा। इलेक्ट्रिक साइकिल की मेरी इच्छा है, अगर ये बाइक देना चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे बिल्कुल द्वार बाइक के लिए भी खुले हैं। नहीं, आप बाइक ही लो। आप बाइक लोगे तो दूसरे छोटे मोटे गिफ्ट हमारे तक भी आएंगे। आप बड़ा वाला लो, आप कार लो तो हमें बाइक मिलेगी, आप बाइक लोगे तो हमें साइकिल मिलेगी। तो इसलिए आप जितना बड़ा लोगे उतना बढ़िया। आइए आशु सर का भी करते हैं स्वागत बिगुल के साथ, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। स्वागत है आशु सर आपका। बताएं सर, क्या फ्रेश स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस वक्त? अनिल जी बिल्कुल, जो इंडेक्स है वो तो आपने जो कल से मैं आपकी स्टडी देख रहा था, सुन रहा था, बिल्कुल इंटैक्ट है। अनिल जी मैं बार बार जो एक चीज़ अपने क्लाइंट से ही बोलता हूँ कि कुछ समझ नहीं आता तो पहली चीज़ तो ना ट्रेड करें। अगर शॉर्ट करना है तो अनिल जी हर बार एक चीज़ मैं बोलता हूँ, इंडेक्स पे गुस्सा नहीं निकालें, स्टॉक पे निकालना है तो निकाल दें, क्योंकि इंडेक्स जब आपको पकड़ेगा तो आपको कोई कहीं से आप बच ही नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल जो अनिल जी कल से आप डेटा क्रंच करके जो नंबर्स बता रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। शॉर्ट वो ऊपर में छोटा सा करेक्शन आता है। अनिल जी क्या होता है कि अभी भी जो कॉल पुट बेचने वाले होते हैं छोटे छोटे अमाउंट का बेचते हैं, और उस पर अगर अनिल जी वो 100 या 200% बढ़ जाता है स्टॉप लॉस ना, वो होता नहीं है, साइकोलॉजिकली नहीं होता। एंड दैट इज द वेरी बिगेस्ट डिसिप्लिन इन लाइफ इन वन मस्ट फॉलो। अब अनिल जी अब जो बढ़ना है आगे बाजार, एक तो जो मारुति, HDFC, ट्विन, सीमेंट, ये सारे स्टॉक सुबह भी आप बात कर चुके हैं और हमारे भी यही सारे कॉल हैं। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी जो अब नेक्स्ट मूव आना है वो IT स्टॉक्स में फिर से आएगा। IT स्टॉक सुबह सबड्यूड थे वो H1B वीज़ा की वजह से। अनिल जी H1B वीज़ा की वजह से किसी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे किसी इंडिविजुअल को फर्क पड़ता है, इसका ड्रीम होता है कि वहाँ जाके IT प्रोफेशनल बनना है। तो कंपनीज को कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है जो इतनी नेगेटिविटी मानी जाती है। एनफ मैन पावर इज अवेलेबल इन एवरी कंट्री एंड रिक्विजिट मैन पावर। तो ऐसे न्यूज़ के चलते अगर ये गैप डाउन होता है या कुछ नीचक रिएक्शन आता है तो वो लेना चाहिए। और मुझे लगता है अनिल जी IT स्टॉक्स में अब फिर एक फ्रेश मूव आएगा। और अनिल जी IT से ध्यान आया कि एक और चीज़ है HCL टेक अभी भी हमारी कॉल है, स्प्रेड बनाया हुआ है, वैसे भी ले सकते हैं किसी को अगर लेना हो, इन्फी भी ले सकते हैं, ये सारे TCS तो चल ही रहा है, आप सब कवर कर रहे हैं। तो IT मुझे लगता है कि अगर निफ्टी हम नेक्स्ट मूव जाएगा तो वो कर सकते हैं। अनिल जी अब निफ्टी के लिए कल की भी एक स्ट्रैटेजी है। और अनिल जी एक और है, HDFC लाइफ में हमारी लॉन्ग कॉल थी, वो भी लॉन्ग चल रही है, स्प्रेड भी अच्छा काम कर रहा है। और अनिल जी एक कैन बैंक में आपको ध्यान होगा कि बियर स्प्रेड बनाया था, वो भी चल रहा है। कैन बैंक कुछ तंग नहीं कर रहा अनिल जी, मतलब गधे और घोड़े में घोड़े पे पैसा लगाना चाहिए। मैं अभी भी कैन बैंक, PNB, ये NTPC, IOC, ये सब कोल इंडिया देखो अनिल जी कल 119 था, 115। तो मतलब ये वीक स्टॉक्स पर भी मत लगाएं, और सबसे बेटर है तो इंडेक्स पे ही लगाना चाहिए, और या फिर इंडेक्स कंपोनेंट्स में कि अब अगली चीज़ क्या लेके जाएगी। अगर कल 800 क्रॉस करना है तो मुझे लगता है कि IT लेके जाएगा। तो अनिल जी एक स्प्रेड सिंपल है, अभी जैसे विश्वेश ने भी बोला कि 11700 की कॉल लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि 11700 की कॉल लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ 11800 की बेच भी देनी चाहिए, आपको कॉस्ट कम कर लेनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अनिल जी ये जो बिल्कुल जो हुआ है, हो सकता है कि वो जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो कई बार हमने देखा है पिछले हफ्तों में कि वो एक दिन पहले आ जाता है, वो फिर एक्सपायरी वाले दिन एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। तो उसके चलते आपको प्रॉफिट तब भी आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉस्ट कम होगी। तो 11700, 11800 1:1 का निफ्टी स्प्रेड बनाना है कि अगर निफ्टी जाना है, या फिर आप IT स्टॉक्स में भी बाइंग कर सकते हैं, IT स्टॉक्स रख सकते हैं। अनिल जी इससे एक और चीज़ ध्यान आई आपको, आपने परसों पूछा था सन फार्मा के बारे में। अनिल जी वो रनअवे ब्राइड है, मैं आपको ध्यान दूँ, आपको ध्यान होगा अनिल जी, परसों से मैंने कहा था मुझे इसमें डर लगता है जब भी ये ब्रेकआउट देता है। अनिल जी वो परसों से लेके आज तक 525 वाला 530 नहीं हुआ, पहले 515 हो गया। और अनिल जी वो ऐसा स्टॉक है, अब तो मुझे लगता है टोटका लगने लग गया है। वो ऐसा स्टॉक है जैसे हम तो डूबेंगे, सनम तुझको भी साथ ले डूबेंगे। वो ऑरोफार्मा, ग्लेनमार्क, लुपिन वगैरह उनको भी करेक्ट कर गया। तो अनिल जी अब मुझे ना एक टोटका ये है, आप इसको नोटिस करना, मैंने कई 4-5 बार से नोटिस किया कि जब सन फार्मा चलता है तो मुझे लगता है कि वो जो टेम्परेरी रैली होती है ना फार्मा स्टॉक्स की, वो टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि वो सब जब मिलता नहीं है हमको कि ये भी चल गया, ये भी चल गया। अब सन फार्मा में जरा सा ट्रैक्शन आता है सन फार्मा, तो अनिल जी बार बार धोखा दे रहा है। मैं इसमें अनिल जी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर मैं लूंगा तो मेरे को लीडर्स के साथ रहना है। सन फार्मा इज द लैगार्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी अब तो वो मेरी कई बार 4-5 बार से स्टडी देख ली कि जब वो चलता है तो बाकियों को भी नीचे ले आता है, क्योंकि वो उस वक्त ब्रेकआउट को टॉप बताता है। तो अनिल जी इस पर आप भी आगे से ध्यान देना, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा, बट मार्केट में अनिल जी पकड़ बनी हुई है।
बिल्कुल, मार्केट में पकड़ बनी हुई है और यहां से एक्शन भरपूर हो रहा है। आईटी स्टॉक्स पर नजर रखिए। पर आइए बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए कल के 2000 का। अनिल जी, बैंक निफ्टी या फिर किसी फाइनेंशियल स्टॉक पर? बैंक निफ्टी 22,980 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। बैंक निफ्टी पर कॉल आता हुआ दिख रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 23,000 वाला, और ये कॉल ऑप्शन आप खरीद लीजिए करीबन मेरे ख्याल से 135-140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। जय, मुझे बता दें एक बार क्या लेवल के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है? तो एक बार मेरे ख्याल से मैंने लास्ट देखा था तो 135-140 के आसपास है। ये कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 110 रुपए का लगाइए या 100 रुपए का कर लीजिए। चलिए राउंड फिगर में 100 रुपए का स्टॉप लॉस कर लीजिए। ऊपर का टारगेट आपका 200, 240 रुपए और 300 रुपए, 3 टारगेट के लिए आपको इस कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 23,000 का कल की एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन आपको बैंक निफ्टी का खरीदना है। एक बार 23,000 के ऊपर पार निकल कर टिका, 23,000, 23,050 ये आखिरी बाधा है, और 23,050 के पार निकल कर टिकने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती हो सकती है। चूंकि मैं 23,000 के पार होने के पहले आपको ये ऑप्शन दे रहा हूं, इसीलिए मैं ऑप्शन के जरिए दे रहा हूं। 23,050 पार हुआ तो फिर मैं सीधे आपको फ्यूचर्स खरीदने की राय भी दूंगा। तो एक बार मैं उस लेवल का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो लेवल अगर पार हो जाए, आपके 50, 75, 100 पॉइंट चले जाए, तो उस लिहाज से पहले आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। और कॉल ऑप्शन अगर बैंक निफ्टी ने जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं वैसे 23,000 के पार का ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर आपके लिए सीधा फिर वो 23,050, 23,000 का ब्रेकआउट दिया तो फिर सीधा आपके लिए 400-500 पॉइंट की जगह कल तक बन रही है। और वो भी मैं बता दूं क्यों, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेटा में बताया कि ऑलरेडी 27 लाख शेयर इस वक्त 22,900 के ऊपर कॉल राइटर्स शॉर्ट हैं, जिन्होंने कॉल राइट करके रखे हैं। 27 लाख शेयर हैं, और जैसे ही आप 23,000 पार करेंगे, 40 लाख शेयर ऐसे होंगे बैंक निफ्टी में जो आपके लिए शॉर्ट हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में 40 लाख शेयर शॉर्ट कम नहीं होते हैं। तो जैसे 23,000 पार करके टिके, 40 लाख शेयर शॉर्ट, उसमें से समझिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख शेयरों की शॉर्ट कवरिंग आती है, तो क्या कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से 23,075, 23,150, 23,200 और उसके बाद सीधा 23,450 तक के टारगेट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बनाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी से भागने को तैयार है, और इसमें आप अभी ऑप्शंस के जरिए करें। 23,050 पार होते ही ऑप्शन को फ्यूचर्स में कन्वर्ट कर लें, वो ज्यादा ठीक होगा, तब और एग्रेसिव हो जाएं। अभी ऑप्शंस करिए, ये ठीक रहेगा। जी दीप, तो ये है मेरी राय बैंक निफ्टी का ऑप्शन को खरीदने की। बिल्कुल अनिल जी, और आपकी बैंक निफ्टी की कॉल्स तो सुपर हिट ही होती हैं सर। हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते से हिट पे हिट कॉल्स आ रही हैं, तो अब और बढ़िया तेजी के लिए बैंक निफ्टी तैयार है। यहाँ से 300-400 पॉइंट्स तो आ ही सकते हैं। फिलहाल ऑप्शंस के जरिए आपको जाना चाहिए। विकास सेठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिगुल बजा के स्वागत करते हैं सेठी साहब का। सेठी साहब गुड आफ्टरनून। बढ़िया मूव्स आ रही है मार्केट में, बताइए आज कितने कॉल्स लेकर आए सर? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। आज एक कैश मार्केट का कॉल है और एक फ्यूचर्स का ही कॉल है। तो पहले कैश मार्केट के स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। जो कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फार्मा कंपनी है, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्टॉक का नाम है शिल्पा मेडिकेयर। ये स्टॉक में हमने देखा कि जिस तरीके से बाकी के जो एपीआई बनाने वाली कंपनीज है, उन्होंने में एक तेजी देखी गई, उतनी तेजी इस स्टॉक में नहीं बनी। इसमें एक हैंगओवर था कि जो बेरिंग्स इंडिया प्राइवेट इक्विटी फंड है, जिन्होंने हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग करवाई है, उन्होंने हाल ही में ब्लॉक के जरिए कुछ स्टेक हिस्सेदारी कम करी थी, तो उसका प्रेशर था। पर कंपनी बहुत अच्छी है, एपीआई फॉर्मुलेशंस और ऑन्कोलॉजी के सेगमेंट में काम करती है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है सिर्फ 20 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21%, डेट भी 0.25 का डेट इक्विटी रेशियो है, और पिछले 3-4 साल का बहुत अच्छी दर से प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज करी है। प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है 53%, कोई स्टेक प्लेज नहीं है, और एफआईएस और डीआईएस मिलकर अराउंड 35% इसमें हिस्सेदारी मेंटेन करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है 560 के लेवल पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 590 के लेवल नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 545 का। ओके, 590 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। शिल्पा मेडिकेयर, यहां पर आप नजर रखिए, शानदार मूव आ रही है। ये तो रही आपकी कैश कॉल। सेठी साहब, एफएनओ में कौन सी कॉल रेकमेंड कर रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, जहां तक एफएनओ स्पेस का सवाल है, तो एक जो दिग्गज आईटी कंपनी जिसको मैंने पहले भी
990 के लेवल पे रिकमेंड किया है। आज इन्फोसिस खरीदने की सलाह है, जो कि अभी 1050 का लेवल है। मुझे लगता है आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे, नतीजे अच्छे रहने चाहिए, और उसका प्ले करने के लिए मुझे लगता है इन्फोसिस को ये जो 1050 के आसपास के लेवल है, हालांकि इस स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले 990 के लेवल पे भी रिकमेंड किया था, बट आज भी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी 1080 के लेवल इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1035 का। और एक और स्टॉक जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, मंडे के दिन जो एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में मैंने एक मिड कैप आईटी कंपनी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को रेकमेंड करा था 435 के लेवल पे। मेरा टारगेट था 475 का। आज ये स्टॉक 8% ऊपर है और अभी भी 477 478 के लेवल पे काम कर रहा है। ओके, तो सिग्निटी जो सेठी साहब की एसपीएल मिड कैप की पिक थी वो तो सुपर हिट रही, बट इन्फोसिस लगातार सेठी साहब इस पर अपनी कॉल्स दे रहे हैं और वहां पर भी हम बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फोसिस फ्यूचर्स में और शिल्पा मेडिकेयर कैश में ये हैं आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 शॉर्ट टर्म पिक्स। आइए स्वागत करते हैं नितिन मुरारका का निफ्टी के निशानेबाज। नितिन जी, लगातार सुपरहिट कॉल्स आपकी भी रही हैं सर इंडेक्स पर, और आज दोपहर को हम बात भी कर रहे थे 12:30 बजे जब आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही कॉल्स की खरीदारी की राय दी थी। बताइए सर, फ्रेश क्या करना चाहिए अब? देखिए, हम लोगों ने 12:30 बजे 23,000 की कॉल ली थी 155 पे, जो करीब 230 तक जाके आई है। अभी वापस से वही सेम कॉल मुझे 160 रुपए में मिल रही है करंट रेट में, तो ये लेने की सलाह होगी। और ये हम आज अभी नेक्स्ट 3:30 बजे तक के लिए ही ले रहे हैं, इसको कैरी नहीं करेंगे। 23,000 की कॉल 160 रुपए में मिल रही है। इसका स्टॉप लॉस 110 का लगा के रखना है सिस्टम में 110 का हम स्टॉप लॉस लगा के रखें। केवल आज क्लोजिंग के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 3:25 में सौदा काट देंगे जो होगा। मुझे ना बैंक निफ्टी नेक्स्ट 40 मिनट में बाइंग आनी चाहिए, और आपको इसका टारगेट 12 से 225 230 ऐसे मिल सकता है, जो भी टारगेट क्लोजिंग में देखेंगे। बट 110 का स्टॉप लॉस हम सिस्टम में लगा के रखेंगे और 3:25 पे सौदा काट देंगे 23,000 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो 23,000 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करिए। थोड़ी देर पहले सिंघवी जी ने भी यही आपको राय दी है। 140 पर तब भाव था, 200 240 300 के टारगेट्स अनिल जी के हैं, और नितिन जी जैसे दे रहे हैं कि आज ही स्क्वायर ऑफ अगर आपको करना है तो 225 230 के टारगेट्स पर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल्स देने के लिए। भसीन साहब का फिर से स्वागत करते हैं BTST कॉल के लिए। फिर से स्वागत है आपका भसीन साहब। और थोड़ी देर पहले जब आप कॉल्स देके गए थे वहां से भी मार्केट में अच्छा मूव आया है, बताइए सर BTST के लिए क्या करना चाहिए? तो BTST ऑटो में स्ट्रेंथ है, अपोलो अशोक लीलैंड बाय है, 76.5 है। आप 74 का स्टॉप लॉस रखिए, 85 to 88 का टारगेट। ओके, पूरे के पूरे ऑटो पैक में हम अच्छा मूव देख रहे हैं, और अब अशोक लेलैंड यहाँ पर खरीदारी की राय है। भसीन साहब का फेवरेट स्टॉक रहा है, पहले भी उन्होंने रेकमेंड किया है और लगातार हमने टारगेट्स भी आते हुए देखे हैं। शुक्रिया भसीन साहब। 85 88 अपोलो अशोक लेलैंड यहाँ पर आप खरीदारी करिए, 74 का लगाइए स्टॉप लॉस। तो छोटा ही स्टॉप लॉस है, पर गेन्स आगे अच्छी आपको आती हुई दिखेंगी। इस बीच कुछ और स्पेसेस जहां पर आपको बढ़िया मूव्स आ रही हैं। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, आज सुबह हमने बात करी थी, थायरोकेयर पर नजर डालिए। उनका जो अपडेट आया था काफी स्ट्रांग था, 20% का अपर सर्किट थायरोकेयर पर लगा हुआ है। और साथ ही नजर रखिए डॉक्टर लाल पाथलैब्स पर भी। यहां पर भी अगर आप देखें तो 11% की तेजी डॉक्टर लाल पाथलैब्स पर भी आ रही है। बंसल जी, आपका एल्गो कॉल था आपका और कुणाल जी का आज चार्ट कॉर्नर में सुबह 11% ऊपर है डॉक्टर लाल पाथलैब्स, क्या करना चाहिए? देखिए दिवांशु, हमने जब ब्रेकआउट हुआ था उसी टाइमली इसको रिकमेंड किया था, तो जिन्होंने इंट्राडे के नज़रिए से लिया है तो उनको तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की राय है। अगर कुछ दिनों का नजरिया है तो यहाँ पे होल्ड भी किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में निकला है। ओके, तो ब्लू स्काई जोन में है, आगे और ऊपर जा सकता है। डेज हाई के करीब ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है। अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर लें, वरना आप नजर रखिए, थोड़ी और तेजी बन सकती है। एक बार मेट्रोपोलिस को भी पुल अप करिए, क्योंकि वहां पर भी 9% की तेजी बन रही है। तो जो डायग्नोस्टिक स्पेस है वहां पर आप बढ़िया उछाल देख रहे हैं। पता नहीं यहां पर भी सर्किट लगेगी कि नहीं, जिस तरह से थायरोकेयर में रिएक्शन आया है। बट डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और साथ ही थायरोकेयर
तीनों ही एरियाज में आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। वीकली एक्सपायरी का इंतजार है। आइए स्वागत करते हैं सुमित जी का एक्सपायरी के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताइए क्या एक्सपायरी का ऑप्शन रेकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मेरे पास अभी इंडेक्स में नहीं स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन देना चाहूंगा और वो है पुट साइड का। यानी वीकनेस दिख रही है, मंदी करने की सलाह रहेगी बीपीसीएल में। बीपीसीएल अभी 344 का भाव चल रहा है। बीपीसीएल में अभी 340 का पुट 14 रुपए 50 पैसे 14 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बीपीसीएल के अंदर ब्रेकडाउन है। लास्ट 3 दिनों से बीपीसीएल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था और उसका लो टूटा है, और पिछले 10 से 15 दिनों में बीपीसीएल में ऊपरी लेवल से कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है बीपीसीएल यहाँ से 330 रुपए 325 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। बीपीसीएल में 340 का पुट अभी यहाँ पे सीएमबी पे लेने का सलाह रहेगा। 4 रुपए नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगाए 10 रुपए के आसपास या 10.5 रुपए के आसपास, और जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अचीव होने पे 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक का मूव 340 के पुट के अंदर बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बीपीसीएल पर बीपीसीएल के पुट की खरीदारी की राय, यानी कि बीपीसीएल में आप और गिरावट आते हुए देख सकते हैं। 340 का पुट खरीदिए, ये है सुमित जी की सलाह। थायरोकेयर पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स डायरी में भी 1 सितंबर को, यानी कि अब से 5 हफ्ते पहले आपको कॉल दी गई थी एज अ इन्वेस्टमेंट पिक, और तब 775 के करीब स्टॉक था। 900 का आपको टारगेट दिया गया था। ऑलरेडी अगर आप स्टॉक को देखें तो 1060 पर है, तो टारगेट भी आ गया और टारगेट के ऊपर जाकर भी बढ़िया मुनाफा आपको बनाया है इस स्टॉक ने सिर्फ 1 महीने के टाइम फ्रेम में। तो बढ़िया मूव थायरोकेयर पर आती हुई, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इसके बारे में आपको रेकमेंड किया है। बट सुमित जी, अगर सुमित जी मेरे को सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से सुमित जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे सुमित जी के साथ। बीपीसीएल पर उन्होंने कॉल दिया है, हालांकि एक एक्सपायरी ऑप्शन इंडेक्स पर भी उनसे चाहिए था। चलिए नजर रखिए पर मार्केट्स पर बढ़िया मूव आ रहा है इस समय। बजाज ऑटो सुबह से ये भी स्टॉक अच्छे एक्शन में है। आइशर हीरो मोटो पे तो एक्शन आ ही रहा है, बजाज ऑटो भी लगातार आपको तेजी ही दिखाता हुआ दिख रहा है इस समय। बजाज ऑटो पर एक कॉल ले लेते हैं। किरण जी, बजाज ऑटो क्या करना चाहिए? 3.5% ऊपर है। कल भी मैंने कहा था कि लगभग ये 3150 के ओर चलते नजर आ रहा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है। 3150 से 3200 लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन उधर आती है, तो मेरा मानना है कि वो टारगेट्स मान के चले पोजिशनली। अभी जिनके लॉन्ग पोजिशन है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 3040 का। 3040 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। बजाज ऑटो भी डेज हाई पर आ रहा है, पर टीसीएस यहां पर नजर है। थोड़ी आईटी स्टॉक्स में फिर से एक्शन आते हुए दिख रहा है। बायबैक पर भी नजर है, तो वरुण और कुशल से बात करते हैं। एक बार पहले जान लेते हैं कि अर्निंग्स को लेकर क्या अनुमान है और फिर बायबैक की चर्चा करेंगे। कुशल बताएं, टीसीएस अर्निंग्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल दीपांशु, तो टीसीएस के अर्निंग्स जो है वो काफी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर अगर आप इनकी डॉलर आई देखें तो करीब 4% बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि ओवरऑल जो बीएफएसआई सेगमेंट है जो करीब 31% रेवेन्यू इनके ओवरऑल जो है आय में कंट्रीब्यूट करता है, वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर रिकवरी के संकेत देते हुए नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन अगर आप देखें तो 1.3% बढ़कर ऑलमोस्ट 25% के ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि रुपए में जो गिरावट आई है और कंपनी ने जिस हिसाब से अपने खर्चों को कम किया है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट या ट्रैवल कॉस्ट में जो कमी आई है उससे मार्जिन्स को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। और अगर आप उसका इंपैक्ट देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पर तो 12.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और करीब 7,885 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब आगे के लिए देखना बहुत जरूरी होगा कि डील पाइपलाइन कैसी रहती है आगे बचे हुए FY21 में जितने भी महीने हैं उसके लिए, और साथ ही जो इनका दूसरा बड़ा वर्टिकल है रिटेल, वहां से किस हिसाब की रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। और डेफिनेटली जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाईबैक को लेकर जो आज बोर्ड बैठक है वहां से कैसे डिसीजन निकल कर आते हैं, इस पर हमारी नजर जो है खास रहेगी। बिल्कुल, बायबैक पर भी हमारी नजर है और हमने कुछ बायबैक कैलकुलेशंस भी तैयार करे हैं आपके लिए। किन लेवल्स पर बायबैक हो सकता है, किस तरह की कंपनी की एपेटाइट है बायबैक करने की, प्रीमियम क्या होगा, और बायबैक से रिलेटेड और जो सारी कैलकुलेशंस हैं वो हमारी रिसर्च टीम तैयार करी है। वरुण बताइए, टीसीएस बायबैक काफी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर, रिसर्च क्या बता रही है, किन लेवल्स पर एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, हमारा कैलकुलेशन तो कहता है कि जो बायबैक है वो 2900 से 3000 रुपये प्रति शेयर के बीच में आ सकता है। अब ये क्यों आया, ये हमारा कैलकुलेशन में बताता हूँ। बायबैक का एक नियम होता है कि आप जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व का 25% की लिमिट है उतने तक बायबैक कर सकते हैं।
इस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल और रिजर्व है वो करीब 92,000 करोड़ के आसपास है। उसका 25% लगा लीजिए तो आता है करीब 23,000 करोड़ के आसपास। अब इस कंपनी के पास कैश कितना है, वो है करीब 9,700 करोड़ के आसपास, और बाकी लिक्विड एसेट्स जो है वो करीब 24,000 करोड़ के आसपास है। तो कैश तो इस कंपनी के पास, यानी कि बायबैक अगर करना है तो कंपनी के पास पर्याप्त फंड्स है। अब अगर कंपनी 23,000 करोड़ का बायबैक करती है तो कितने शेयर बायबैक कर सकती है? देखिए, ऑलरेडी 72% के आसपास शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की, 75 के ऊपर आपको जाना नहीं है। इसके लिए मार्केट मान के चल रहा है कि करीब 1.5% से 2% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी करेगी। अगर 2% का बायबैक कंपनी ने किया और अगर पूरा 23,000 करोड़ अगर कंपनी ने यूज कर लिया तो बायबैक का प्राइस आता है 3,070 रुपये के आसपास। अगर ये 2.1% का बायबैक करते हैं तो करीब 2,900 रुपये के आसपास बायबैक का प्राइस आता है। तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि इसी रेंज के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी बायबैक करेगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था करीब 2% के आसपास का बायबैक कंपनी ने किया था। इसके लिए इस बार भी माना जा रहा है, हालांकि जो अमाउंट होगा बायबैक का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि टाटा सन्स को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि शापोजी पलून जी के पास जो स्टेक है 18% का वो इनको खरीदना है। तो जो पैसा निकलेगा बाहर बायबैक के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पिछले 2 बार 16,000 करोड़ के आसपास था, इस बार हो सकता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और अगर मैक्सिमम यूटिलाइज कंपनी ने किया तो वो 23,000 करोड़ के आसपास होगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि 2,900 से 3,000 रुपये के बीच में बायबैक जो है वो आ सकता है। ऑलरेडी स्टॉक लाइफ हाई पर है, पर यहां से भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट प्रीमियम की बात कर रहे हैं वरुण, जहां पर आपको बायबैक आते हुए दिख सकता है। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया ये बायबैक कैलकुलेशन हमारे लिए करने के लिए। तो देखते हैं किन लेवल्स पर फाइनली अनाउंस होता है। मार्केट्स बंद होने के बाद नतीजे और साथ ही बायबैक का अनाउंसमेंट आ सकता है। आशु जी से बायबैक पर मैं एक सवाल लूंगा, पर उससे पहले 2 कॉल्स हमारे पास तैयार हैं। तो पहले बिगुल बजाते हैं जय के लिए और जान लेते हैं कि उनका ऑप्शन क्या है। बताएं जय। वेल दीपांशु, मैं कहूंगा कि निफ्टी आईटी में कंटिन्यूसली एक स्टेडी परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये टीसीएस की बायबैक को लेकर है और सारी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान बना हुआ है, बट मैं ये समझता हूँ कि निफ्टी आईटी का चार्ट में जहां तक देख रहा हूँ दीपांशु, में ये देख रहा है, मुझे ये लग रहा है कि 20,500-600 की ये जो रेंज है नीचे की तरफ की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक निफ्टी आईटी उसके ऊपर सस्टेन करता है गोइंग फॉरवर्ड हमें लगभग 21,600 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो मैं कहूँगा ओवरऑल ये ट्रेंड पॉजिटिव है। उसमें विप्रो बहुत अच्छा लग रहा है। विप्रो का 335 का कॉल ऑप्शन जो अभी करीब 15.50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए। विप्रो में क्लियरली एक फ्रेश ब्रेकआउट मुझे 332 के ऊपर नजर आ रहा है अवर्ली चार्ट्स के ऊपर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु इसका 4th वेव कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है। यहाँ से एक 5th वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऊपर में लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 345 से 349 तक के लेवल्स विप्रो स्पॉट में देखने मिल सकते हैं उसके 5th वेव में, और वो जाते ही ये स्टॉक की वैल्यू लगभग पहला टारगेट इसका जो बनता है वो 19.5 का है, एंड दूसरा टारगेट बनता है वो 23 का है। 19.5 एंड 23 ये 2 टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। नीचे जो स्टॉप लॉस इसका बनता है दीपांशु वो लगभग रहेगा 14 रुपए का, तो 15.5 पे खरीदना है। 14 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 19.5, 23 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करना है। एक क्विक मूव आने की एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए इसे दिया है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है बुल्स के लिए। तो ये है विप्रो में आपके लिए 335 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 14 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 19.50 और 23 का लगाइएगा टारगेट। और आइए अब बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बीटीएसटी है, अपोलो हॉस्पिटल बाय करके चले। 2169 का करंट भाव है। एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए का टारगेट, 2205 का मेरा कल का टारगेट होगा। मुझे लगता है ये मॉर्निंग में गैप अप ओपन होना चाहिए। मॉर्निंग में पहले 1 घंटे में ही निकल जाए, और यहां से नीचे 15 मतलब 2154 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2154 का स्टॉप लॉस और 2205 का टारगेट, ये है अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की राय। कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। ओके, तो कुणाल जी और राकेश जी बताएं सर, क्या खरीदना है?
अनिल जी देखिए, एल्गो ट्रेड है 360-62 का भाव है, खरीदना है नारायण हृदयालय। अभी अभी बात की वागले साहब ने अपोलो हॉस्पिटल की। अनिल जी सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, बड़ा मोमेंटम बना है इन स्तरों पर। नारायण हृदयालय को हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। ठीक है अनिल जी, स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक चला नहीं है। पहले चल रहा था, तब कोरोना के चक्कर में स्टॉक गिरा और अब ये स्टॉक 400 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो बेहतर तो ये है कि यहाँ पर पहले टारगेट हमारा है 380 का, उसको इग्नोर करके 400 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है नारायण हृदयालय में आपके लिए खरीदारी करने की राय। अब मेरे लिए कल के 2000 का बिगुल। और कल के 2000 में ये बिगुल पुराना है, कॉल भी पुराना है। खाली ये कि मैं कॉल के लेवल्स आपको सही कर दूं। पिछली बार जो मैंने 23,000 का कॉल ऑप्शन आपको बैंक निफ्टी का खरीदने का दिया था, उसमें मैं इसीलिए लेवल्स पूछा था, लेकिन जय ने शायद रेस्पॉन्ड नहीं किया या फिर वो रह गया, तो मैं लेवल्स चेक करना चाहता था। 23,000 का कॉल ऑप्शन 160-170 रुपए में खरीदने की राय थी। 135 का जो लेवल था वो 23,100 के कॉल ऑप्शन का था। मेरे यहाँ शायद प्राइसेस देखने में कुछ गड़बड़ हो गई, 23,000 की बजाय 23,100 का कॉल ऑप्शन का दे दिया। तो आपने जो खरीदा है, आप 100 या 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। लेवल वही है 200 रुपए, 240 और 300 रुपए, 3 टारगेट रखिए आप बैंक निफ्टी में। कॉल ऑप्शन 23,000 का ही खरीदने की राय थी। 100 रुपए का स्टॉप लॉस और बजाय एंट्री पॉइंट 135 के वो 160-70 या जो भी भाव है अभी भी मेरे ख्याल से। जय अभी बता दीजिए अभी क्या भाव चल रहा है, जरा एक बार 23,000 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाला बता दीजिए। 23,000 का अनिल जी अभी चल रहा है 165 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो आपने बताया वो एकदम सही है। एंड 23,100 का अगर हम देखें तो 125 चल रहा है। नहीं, मैं 23,000 का ही मैंने कॉल ऑप्शन दिया था। तो 23,000 का ये जो कॉल ऑप्शन है, इसमें 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 200, 240 और 300 के टारगेट के लिए इसे खरीदना है। तो वो गलती से 23,100 का प्राइस दे दिया था आपको कि 135 रुपए। वो 23,000 का कॉल ऑप्शन का प्राइस 135 नहीं है, ये आपके लिए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कॉल में कोई बात नहीं, लेवल्स आपको जो गलत दे दिए थे वो लेवल्स आप रेक्टिफाई कर लीजिए। 160-70 या जो भी प्राइस रहा हो उस वक्त, अभी भी लगभग मैंने 22,950-60 के आसपास ही ये ऑप्शन दिया था, लगभग उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी है। तो आप अपना एक करेक्शन जरूर कर लें। तो ये आपके लिए मैंने कहा एक बार बता दूं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ट्वीट करें, तो मैंने सोचा अचानक से ये क्या हो गया, शायद मैंने कुछ कॉल गलत दे दिया। और मुझे थोड़ा डाउट हुआ भी था, इसलिए मैंने पूछा भी। मैंने कहा जय एक लेवल क्या, लेकिन शायद रह गया, लेवल आ नहीं पाया। तो करेक्शन कर लें, ये लेवल मेरी तरफ से गलत हो गए तो आप करेक्शन कर लें। कॉल में गड़बड़ नहीं है, कॉल वही बाय का है, सेम है, खाली लेवल्स आप सुधार लें। टारगेट स्टॉप लॉस भी सेम है, सिर्फ एंट्री प्राइस जो 135 गलत बोल दिया था, वो 160-70 जो भी हो वो आप देख लीजिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो एक आपके लिए रिवाइज्ड कॉल भी आया है रिवाइज लेवल्स के साथ। और थोड़ी देर पहले नितिन मुरारका साहब भी इसी कॉल पर लेवल्स लेके गए थे। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स जो अनिल जी भी बात कर रहे हैं वहीं पर उनकी भी कॉल आई थी। तो नजर रखिए, मूव बढ़िया आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आईटी स्टॉक्स में अब एक्शन और बनते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस डेज हाई पर आया है, 1% की तेजी इस पर बन रही है। विप्रो पर में मूवमेंट आया है, टीसीएस के नतीजों का इंतजार है। पर एक स्टॉक जो आज लीड कर रहा है वो है टाइटन। और यहाँ पर काफी सारी खबरें आई हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है और कंपनी का जो Q2 अपडेट है वो भी काफी स्ट्रांग रहा है। चलिए देवांशी से जानते हैं कि टाइटन के लिए क्या अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। बताएं देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आज आप देखिए टाइटन में जब से Q2 या जो दूसरी तिमाही है उसके क्वार्टरली अपडेट्स आते हुए दिखे, उसके बाद स्टॉक में लगातार गेन्स आते हुए दिखे और सुबह से तेजी आते हुए दिख रही है। लेकिन फिलहाल निफ्टी का टॉप गेनर ये स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल आप देखिए इनके जो Q2 के अपडेट्स है उसमें पॉजिटिव ट्रिगर ये था कि इनकी जो रिकवरी है ज्वेलरी कारोबार में, ये 98% तक प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है। अगर सालाना आधार पर भी आप देखें तो अच्छी ग्रोथ इनके ज्वेलरी कारोबार में आती हुई दिख रही है। दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि कंपनी के पास जो अतिरिक्त या जो कच्चा सोना था वो 390 करोड़ का बेचा है इन्वेंट्री में से। और जिस तरह से फिलहाल सोने के भाव है तो इसके चलते इनके मार्जिन को भी थोड़ा सा सहारा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही आप देखिए
तनिष्क के करीब 85% के जो स्टोर्स हैं वो उनके खुल चुके हैं, तो इससे आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कंपनी ने 14 नए स्टोर्स इस बार खोले हैं, तो इससे भी कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। और इस टाइम में कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही आने वाले समय में क्योंकि फेस्टिव डिमांड भी है, तो इसके चलते भी जो एनालिस्ट है वो यही मान के चल रहे हैं कि इनकी जो बिक्री है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। लेकिन इनकी जो आईवेयर सेगमेंट है और साथ ही इनकी जो वॉचेस सेगमेंट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा रिकवरी आती हुई नहीं दिखी है। ज्वेलरी सेगमेंट जहाँ पे 98% की रिकवरी आई है, इनकी जो आईवेयर सेगमेंट है यहाँ पे करीब हमने देखा 55% तक की ग्रोथ है, और उनकी जो वॉचेस सेगमेंट है यहाँ पे भी करीब 55% की ग्रोथ है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट वजह थी जिसके चलते हम स्टॉक में उछाल देख रहे हैं। एक, अब देखिए श्राद्ध का महीना था और इतनी वेडिंग सीजन नहीं थी, इसके बावजूद अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, रिकवरी आती हुई दिख रही है। और दूसरी बड़ी वजह ये भी है यहाँ पे कि आने वाले समय में जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, यहाँ से काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है, रिकवरी काफी ज्यादा पॉजिटिव। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए टाइटन पर अपडेट। वागले साहब ने आज सुबह आपको यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी थी, और वागले साहब के लक्ष्य भी दोनों आते हुए दिख रहे हैं। 1260 1265 के लक्ष्य थे वागले साहब के, दोनों लक्ष्य हिट हो गए हैं। और अब वागले साहब कह रहे हैं कि यहाँ से और भी तेजी आपको टाइटन पर दिखेगी। अच्छा अपडेट भी आया है कंपनी की तरफ से, 52 हफ्तों की ऊंचाई से ज़्यादा दूर नहीं है स्टॉक, तकरीबन 120 रुपए की दूरी पर है इस समय। वेदांता पर एक बार फिर से नज़र डाल लीजिए। थोड़ी रिकवरी आई थी जब अनिल जी और मैं शो की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, पर वापस अब गिरावट आई है। 11% नीचे आपको वेदांता इस समय दिख रहा है, तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा बनती हुई दिख रही है इस समय। बजाज फाइनेंस में आज एक बड़ा ब्रेकडाउन है 4.5% का, वहाँ पर भी नज़र रखनी चाहिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, L&T फाइनेंस, इन सभी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आ रही है। चोला इन्वेस्टमेंट भी एक स्टॉक है जहाँ पर आपको भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। किरण जी, L&T फाइनेंस गिरा है जिस तरह से बाकी फाइनेंस स्टॉक्स में भी गिरावट आई है। 62 के लेवल्स पर सपोर्ट है स्टॉक का, या फिर और प्रेशर बनता हुआ दिखता है एनबीएफसीज पे? थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव रुझान है चार्ट पैटर्न का, और मुझे लगता है कि 61 एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, और ऊपर में 65 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं, तो इसी रेंज में अटकता नजर आएगा अगले कम से कम 5-6 दिन तक। तो मेरा मानना है कि तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। जब ये रेंज से बाहर निकलेगा तो एक डिसाइसिव डायरेक्शन दिलाता नजर आएगा। ठीक है, डिसाइसिव डायरेक्शन का वेट करते हैं। पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, L&T फाइनेंस, श्रीराम, चोला, इन सभी स्टॉक्स पर आज आप एक बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं फिलहाल। तो कैबिनेट की जो बैठक हुई थी वहां से आप अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेचुरल गैस मार्केटिंग पॉलिसी पर भी शायद कुछ अप्रूवल्स हुए हैं, तो वहां पर भी इंतजार है। प्रकाश जावड़ेकर साहब बात कर रहे हैं, जैसे भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। वहां पर नजर है वहां पर भी हमारी। टीवीएस मोटर, एक बार इस पर भी कॉल लेना चाहूंगा जय आपसे, क्योंकि हमने देखा है कि बजाज ऑटो, आइशर, हीरो, इन तीनों टू व्हीलर स्टॉक्स पर तो अच्छी मूव आ गई है। टीवीएस पर अभी उतनी बड़ी मूव नहीं आई, तो क्या टीवीएस भी अब मूव के लिए तैयार हो रहा है? दीपांशु, मैं कहूँगा देखिए टीवीएस मोटर्स में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का अच्छा सा ब्रेकआउट तो आया है, और ये ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो एक अच्छा लगातार परफॉर्मर रहा है। ये अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया ही है। मैं कहूँगा बैंकिंग भी अभी परफॉर्म करने लगा है, तो ओवरऑल ऑटो में मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है। जहाँ तक टीवीएस मोटर का सवाल है दीपांशु, मैं कहूँगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू 465 के बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल है टीवीएस मोटर में। जब तक 465 को होल्ड कर रहा है ये स्टॉक 490 500 तक डेफिनेटली जा सकता है। ओके, ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर राय। आशु जी, पिछले 2 हफ्तों में इतनी अच्छी रिकवरी आई है मार्केट में सर, तो सवाल तो बनता है कि मार्केट रिकवर कर रहे हैं, काफी हाई बीटा नेम्स में एक्टिविटी बनी है, भारतीय लगातार प्रेशर में ही आ रहा है और आज भी थोड़ी रिकवरी के बाद फिर से फिसलता हुआ दिख रहा है। क्या चल रहा है सर? और प्रेशर भारतीय पर बनता हुआ देखते हैं, या फिर वर्स्ट ऑफ सेलिंग इन लेवल्स के आसपास हो चुकी है? दीपांशु, अगर विजुअली बोलो तो कई बार लगा कि शायद ये लेवल है और यहाँ रुकना चाहिए। और अनिल जी और दीपांशु में कल मैं याद कर रहा था, अनिल जी ने भी कॉल दी थी और मेरे नाम की दी थी, और मुझे अच्छा भी लगा था कि भारतीय से लोग मुझे याद करते हैं। लेकिन दीपांशु, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो अभी भी मतलब एक दिन दीपांशु मस्ती की पाठशाला में राकेश जी ने पूछा था कि मैं ऐसी कौन सी वो पापड़ी बल्ला कुछ बोल रहे थे करता हूँ जिसकी वजह से भारतीय के लिए ट्रॉल नहीं होता हूँ।
तो मेरा राकेश जी के लिए वो था तो मस्ती, लेकिन वो सीरियस था कि मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है ना दीपांशु ओन करता हूँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दीपांशु 520 से लेके 420 तक कई एनालिस्ट ने कई बार कॉल दी, लेकिन बिल सिर्फ शायद मेरे नाम का फटा, जबकि मैंने उसके नीचे कभी कोई कॉल ही नहीं दी है। लेकिन ये ज़रूर बोला कि भारतीय पसंद है। बल्कि मैं तो दीपांशु ये इस चीज़ से बहुत अचंभित हो जाता हूँ कभी कभी, ये वर्ड कुणाल जी का है कि पीवीआर जो बिल्कुल 6 महीने पूरा बंद था वो 800 का स्टॉक 1250 हो गया, और भारतीय जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था वो 600 की चीज 450 हो गई। तो ये जो अनोमली है ओवरबॉट की वजह से कहां तक जा सकती है, कितनी जा सकती है, डिफाइंस माय लॉजिक आल्सो। आशु जी ऐसा नहीं है। आशु जी ऐसा नहीं है। देखो, आपने पुरानी हिंदी फिल्में देखी नहीं देखी, उसमें एक गुंडा होता है, फिर वो किसी हीरोइन के प्यार में पड़ जाता है, फिर वो हीरोइन बोलती तुम ये सब गंदा काम, ये सब अंडरवर्ल्ड छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो उसके साथ रहने के चक्कर में ये सब छोड़ता है, फिर अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है, लेकिन है ना वो दुनिया समाज वो उसे अच्छा आदमी मानती नहीं, उसका इतिहास जो है ना उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाकी आप सब स्वयं समझदार है, चाहे आप कितनी तेजी बोल लें, चाहे आप कहते हैं कि मैंने भारतीय पे कॉल ले लिया, आपका इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको यही माना जाएगा कि आप मंदी वाले हैं, आपका यही माना जाएगा कि आप भारतीय वाले हैं। अब आप बोलिए, आपको जो बोल रहे हैं। नहीं अनिल जी इसके लिए सैल्यूट टू यू। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अनिल जी कि मैं तो बिल्कुल बोलता हूँ, मैं तो हर बार अनिल जी ये बोलता हूँ, राइट जाने पे अप्रिसिएशन मिलती है, रॉन्ग जाने पे एक्सेप्ट करते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है। शायद यही रीजन है कि ट्रोलिंग जो राकेश जी कहते हैं नहीं होती है। भारतीय में गलत गए हैं, बिल्कुल गलत गए हैं अनिल जी। और मेरा तो अनिल जी, मैं तो डबल गलत गया हूँ, क्योंकि मैं तो अनिल जी ओवरबॉट स्टॉक्स को पकड़ के, मतलब आपको पता है कि कैसे करते हैं, और ये सबसे ज्यादा ओवरबॉट हो गया। लेकिन वो क्या है ना कि प्यार में ऐसा पड़ गए कि बस अनिल जी वो कहते हैं ना इश्क में सब भूल जाते हैं, तो इसके साथ तो जेन्युइनली वो चीज हो गई है। और बाकी अनिल जी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको सैल्यूट है, बिल्कुल राइट है अनिल जी। और मैं बिल्कुल कभी तो अनिल जी सुनील भारती को भी लगेगा कि मेरे साथ कोई शोल्डर के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हुआ है, तो शायद अच्छा लगेगा उसको भी। नहीं बिल्कुल। और अब भारतीय एयरटेल में कल भी मैंने ही एक ऐसी गुस्ताखी की थी, हालांकि उसके बाद 3-4 रुपए स्टॉक जरूर बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना मैं सोच रहा था। 425 पर है इस वक्त। कल मैंने 428-29 के आसपास बाय कॉल दिया था। पहला टारगेट ही 440 का था, उसके तो नजदीक कहीं दूर दूर तक पहुंचा नहीं। 420 का स्टॉप लॉस, काफी लोग मुझे भी पूछ रहे थे, मैं भूल गया एक्चुअली अपडेट देना, लेकिन 420 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 420 के नीचे बंद होता दिखे तो भारतीय से एग्जिट कर ले, अदरवाइज आप 435-440 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक बहुत खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेजी से भाग जाने वाला है। बाकी तो स्प्रेड बनाकर आप आशु सर की राय पर खरीदारी या बिकॉली के स्प्रेड बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है तैयार बिगुल के साथ। बताएं जय। अनिल जी, मार्केट में एक एक्सटेंडेड मूव हमें आते हुए जो नजर आया है, उसमें मैं कहूंगा कि अभी बैंकिंग का पार्टिसिपेशन भी बहुत लग रहा है, और साथ ही साथ ऑटो और आईटी भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट है नीचे में 11,700 पर, और ऑन द फ्लिप साइड में कहूंगा 11,800 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। तो ये 700-800 के आसपास ये रेंज में एक्सपायरी हमें देखने मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि 800 के करीब जाएगा निफ्टी एक दफे, तो 11,700 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, जो अभी 69.5 पे मिल रहा है। 69.5 पे 11,700 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का खरीद है। यहाँ पे अनिल जी हमें स्टॉप लॉस जो नीचे में प्लेस करना है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 29 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है वो है 103.50 का, दूसरा टारगेट बन रहा है वो है 116 का। 103.50 और 116, ये दो टारगेट्स के लिए अनिल जी 11,700 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। मेजॉरिटी सपोर्ट आना चाहिए बैंकिंग, आईटी और ऑटो से। अनिल जी निफ्टी को 11,800 तक लेके जाने में ऐसा मेरा मानना है, सो होपफुली वही देखने मिले हमें। एंड अनिल जी उसी के साथ साथ एक बैंकिंग स्टॉक पे भी एक रिकमेंडेशन है मेरा। आपके लिए है जैकपॉट का बिगुल। बताएं जय।
अनिल जी, बैंकिंग बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, HDFC बैंक में लगातार हमें तेजी आती हुई नजर आई और 1180 मैं कहूंगा कि जो 25 रुपए 50 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसको लेकर चलना चाहिए अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक लगभग 1210 1220 तक जा सकता है। यही मूव में एक बहुत ही अच्छा ट्राइंगुलर पैटर्न का, मैं कहूंगा सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट HDFC बैंक में आज ही के ट्रेडिंग सेशन में आया है, इनफैक्ट काफी दिनों के तेजी के बाद। तो अनिल जी, 25 रुपए वाला ऑप्शन जो है इसका पहला टारगेट बनेगा 33.50 का, दूसरा टारगेट बनेगा 39 का, 33.5 39, ये दो टारगेट्स के लिए इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की ओर बनेगा लगभग 19 रुपए 50 पैसे का अनिल जी। तो रिस्क रिवॉर्ड एकदम परफेक्ट है, पहला वाला 1:1 का और लगभग दूसरा वाला 1:2.5 का। तो HDFC बैंक में जो हिसाब का ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट अनिल जी, मुझे लगता नहीं है ये देखकर कि ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी पीछे रहेंगे, ये लोग भी चलेंगे, साथ ही साथ ये फॉलो अप बाइंग वहाँ पे भी देखने मिलेगी और ये सारे ही जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में मूव आएंगे वो एक साथ बाद में फिर बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे और होपफुली आपके टारगेट्स फटाफट आ जाएंगे। धन्यवाद, स्वीकार कर लें दिल से एकदम मेरा, क्योंकि HDFC बैंक आप चला दो, बाकी बैंक निफ्टी चलाने का काम तो अपने आप हो जाएगा। आप खाली HDFC बैंक को बढ़ा दीजिए। 1180 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 25 रुपए में लेना जाए। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार जरा दोहराइए ना प्लीज। बिल्कुल अनिल जी, ये लेना है 25-50 के आसपास, 19-50 का एक स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। 33-50 39 ये दो टारगेट्स के लिए HDFC बैंक का 1180 का कॉल ऑप्शन खरीदते चलना है। ओके, 33 और 39, 33 39 दो टारगेट रखिए, 19 रुपए 50 पैसे का रखिएगा स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन खरीदने की। ओके, तो चलिए ये कॉल ऑप्शन। अच्छा, एक और स्टॉक है जिस पर बात करें, लॉरस लैब, जो कुणाल जी राकेश जी ने अभी रिकमेंड किया था परसों ही। कुणाल जी बड़ा तेजी से दौड़ लगा रहा है ये स्टॉक, क्या आप प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? नहीं अनिल जी, अभी भी बने रहना चाहिए अनिल जी। कल ये पिक ऑफ द डे में दिया था, उसके बाद इसमें तेजी बनी है, लेकिन अनिल जी मेरी राय अभी भी ये है कि इन स्तरों पर, लाइफ टाइम हाई पर भी मेरी राय है कि बने रहना चाहिए। लॉरस लैब्स में आपको 360-65 के लेवल्स जल्द आते हुए दिखेंगे और 10% यहां से बढ़ेगा, तो स्टॉप लॉस रखें अब 320 पर, ट्रेल करें, स्टॉप लॉस होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए राय। आइए अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है तैयार। जी आशीष बताइए। अनिल जी, दो स्टॉक बैन में कल गए थे और दोनों स्टॉक बने रहेंगे। वेदांता अगर आप देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है केवल 2% के आसपास घटी है, 84% है, कल 86% थी यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया कल यहाँ पर एंट्री हुई थी, आज जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 95% है। यानी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो FNO बैन से बाहर जाएगा, लेकिन एक स्टॉक है BHEL, यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, 102% है। तो यानी निश्चित है कि BHEL जो है स्टॉक बैन में आएगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज, इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है क्योंकि जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 95.3% है। 95% के ऊपर जब स्टॉक आता है तब बैन में आता है, लेकिन काफी बॉर्डर लाइन पर है, इसलिए अदानी एंटरप्राइजेस में तो संभावना कम है, लेकिन BHEL निश्चित है स्टॉक बैन में आएगा। ओके, भेल बैन में आने की तैयारी में, अदानी एंटरप्राइजेस बैन में आने की तैयारी में, वोडाफोन आइडिया बैन में ही, वेदांता बाहर निकल जाएगा, क्या सीन है आशीष? अनिल जी, चांस पूरे हैं इस बार या नहीं? अनिल जी, मैं सुबह से ट्रैक कर रहा हूं इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट को और फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। 84% के आसपास स्टेबल है, 80% से घटेगी तब ये स्टॉक बैन में आएगा। फिलहाल अगर आप देखें तो ज्यादा समय भी नहीं बचा है, संभावना कम ही नजर आ रही है। ये इंटरेस्टिंग, आज स्टॉक कितना गिर गया, लेकिन लगता है पोजीशन अभी भी कम नहीं हुई। इंटरेस्टिंग, बैन में तो आप नई पोजीशन तो बना नहीं सकते हैं, पुरानी पोजीशन भी एक बार अगर आपने स्क्वायर ऑफ कर दी तो फिर कुछ कर नहीं सकते। स्टॉक 10% गिरा है, बीच में तो 20% तक 15% तक भी गिर गया, उसके बावजूद क्या बात है। चलिए ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल वेदांता और वोडाफोन आइडिया दोनों बैन में बने रहने की संभावना, बेल और अदानी एंटरप्राइजेस की एंट्री की संभावना है। IT शेयरों पर फोकस करते हैं और उससे पहले 3-20 की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं दीप एक बार पहले, है ना? बिल्कुल आनंद जी, बिल्कुल बजाते हैं 3-20 की स्ट्रेटेजी का।
अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में तेजी बनी हुई है सर, 160 अंक ऊपर है, कोई बदलाव नहीं है लास्ट टाइम से। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर है। यूरोप के बाजारों में सुस्ती है सर, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। अब बताइए, कुछ करके जाना चाहिए, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए? देखिए दीप, हमारी तो क्लोजिंग अच्छी हो रही है। 11,750 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग 23 मार्च को जो लो बना है उसके बाद से हाईएस्ट क्लोजिंग हो रही है, और कल एक्सपायरी का दिन है। शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में भरपूर हैं, तो अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो प्रॉफिट बुक करके जाइए, और अगर आप ओवरनाइट रिस्क रखने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे नहीं लगता है फिर आपको कहीं डरने घबराने की जरूरत है। तो फिर आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी में भी सेम यही है, 23,000 के आसपास बंद हो रहे हैं, थोड़ा सा नीचे 23,000 के ऊपर बंद होते तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब भी ठीक है। पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। जिनको रिस्क कम रखनी है वो पोजीशन कम कर लें, अदरवाइज जो रिस्क रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कल की एक्सपायरी के जो कॉल्स आपने खरीदे हैं उनमें इमीडिएटली आपके लिए थोड़ी सी ऑप्शन की प्रीमियम कम होगी, टाइम प्रीमियम जो कम हो जाएगी कल के लिए, वो एक छोटी सी रिस्क है। अदरवाइज मुझे लगता है कि डाउ फ्यूचर्स अगर 150 पॉइंट ऊपर हैं, हमारी इतनी बढ़िया क्लोजिंग हो रही है, तो लॉन्ग पोजीशन रखने में कोई हर्ज नहीं है। जिनको रिस्क कम करनी है वो बजाय पोजीशन खत्म करने के एक काम करें, ऊपर का लेवल का एक कॉल ऑप्शन बेच दें। 11,800 का आप निफ्टी का कॉल बेच सकते हैं। अगर आप कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 11,900 का बेचें। बैंक निफ्टी पर अगर आप कम एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 23,200 का कॉल बेच दें, और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 23,400 का बेच दें या 23,500 का बेच दें, और इस तरह से आप हेजिंग करके चल सकते हैं। तो आप अपनी अपनी रिस्क के हिसाब से करिए, नहीं तो जो मैंने आज बैंक निफ्टी भी कॉल ऑप्शन आपको खरीदने की राय दी थी 23,000 का, लगभग उसी प्राइस के आसपास होगा, 180-190 रुपये के आसपास चल रहा होगा, 175 के आसपास। तो आपके कॉस्ट के आसपास रिस्क कम रखनी है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि 23,000 के ऊपर का जो मूव चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन अगर कल तक के लिए आप रिस्क रख सकते हैं तो रिस्क एपेटाइट आपका अपना, आपको देखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए IT शेयरों पर राय लेते हैं। TCS जिसके आज नतीजे भी आएंगे, साथ ही बायबैक पर भी बोर्ड बैठक है, और दूसरा है इन्फोसिस जो मजबूत दिख रहा है। आशु जी, आपकी राय? अनिल जी, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि लास्ट 1 आवर में जो ट्रैक्शन आएगा वो IT में आएगा, क्योंकि सुबह लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा वो जो नेगेटिव न्यूज़ के चलते। और जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है अनिल जी, मुझे लगता है कि इन्फी तो इस वक्त बेस्ट BTST कैंडिडेट है। एंड अभी जय IT इंडेक्स को ट्रैक करते हुए भी बोल रहा था कि बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो अच्छा बन सकता है। तो अनिल जी, जिस तरह से TCS में इतना मतलब बड़ा मूव आया है, मुझे लगता है कि इन्फी और इसके अंदर जो गैप है, अगर ये फिल होने की अगर 25% भी वो एफर्ट हुई तो ये इन्फी में अनिल जी एक बहुत अच्छी मूव आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 1035 के स्टॉप लॉस से इन्फी में बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। अभी शायद सेठी साहब ने भी कॉल दी थी, तो आई थिंक माई बेस्ट बेट इज ऑल्सो राइट नाउ ऑन IT स्टॉक, इन्फी एंड HCL टेक। के लिए इन्फोसिस बड़ी मजबूत क्लोजिंग देता हुआ आपको नजर आ रहा है इस वक्त। कल के लिए भी यहाँ पर तैयारी साफ तौर पर तेजी की तरफ होती हुई दिख रही है एकदम। ओके, टाइटन आज का स्टार परफॉर्मर 4% मजबूत, लेकिन बजाज ऑटो चुपचाप बढ़ गया और किसी को पता नहीं चला। किरण जी, मिस हो गया? नहीं अनिल जी, कल भी बात किया था बजाज ऑटो पे ऊपर, आज दोपहर को भी बात किया। कल नहीं, आज की बात। नहीं, आज तो मिस किया, सवेरे ही देना चाहिए था शायद। मुझे लगता है कि किसी ने दिया बजाज ऑटो पर। जिस तरीके चार्ट पैटर्न है, मेरा मानना है कि 3150 3200 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके आसपास जाने की तैयारी चल रही है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बजाज ऑटो आपके लिए एक मजबूत शेयर के तौर पर आज आता हुआ दिख रहा है ऊपर। एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी बनती दिख रही, वो है मारुति। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी, हीरो, मारुति, बजाज, आयशर, सारे के सारे मजबूत होते दिख रहे। मारुति या कोई और ऑटो स्टॉक खरीदने का मन होता है आशु जी, या फिलहाल दूर रहेंगे? अनिल जी, मारुति में हमारी बाय कॉल चल रही है, लेकिन वो नीचे से है, इसलिए अनिल जी मैंने वो रिफ्रेश नहीं किया। ऑटोज बिल्कुल स्ट्रांग है, सीमेंट स्ट्रांग है, IT स्ट्रांग है। तो अब ये मारुति लेड बाय मारुति, अनिल जी की बाय हमने दी हुई है, एक्सिस की दी हुई है, बट वो जी बिजनेस पे बाकी एनालिस्ट ने कवर की हुई है, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। ओके,
पर बैंक्स, आईटी ये रहे हैं कुछ अच्छे फ्लेवर्स। हालांकि आज एनबीएफसीज की हालत थोड़ी सुस्त होती हुई दिखी है आपने टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड, बट आईटी पर आपने अच्छा ट्रेड देखा। और ऑटोज तो आज सुबह से ही तेजी में रहे हैं और अभी भी क्लोजिंग पर आपको अच्छा ही रुझान दिखा रहे हैं। साथ ही टायर स्टॉक्स, जहां पर हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको बताई गई थी किस तरह से कुछ फ्री इंपोर्ट्स पर अब रोक लगने वाली है, जिसकी वजह से हमने देखा भी बालकृष्णा, अपोलो, सीएट, जेके, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छी तेजी आती हुई बनी थी। पेज इंडस्ट्रीज में अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया मूवमेंट आते हुए देखा था। एक फाइनल कॉल क्लोजिंग से पहले बंसल जी, पेज इंडस्ट्रीज पर क्विक कॉल, लगातार एक्शन दिखा रहा है, क्लोजिंग के समय थोड़ा एक उछाल आया, कुछ करना चाहिए इस पर, या अगर पोजीशन है तो कुछ रिवीजन करना चाहिए? नहीं दीपांशु, जिनके पास है होल्ड करें, नई खरीदारी भी करनी चाहिए। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था, इसके अंदर 21,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ था, तब एक मूव देखने को मिला था। उसके बाद करेक्शन आई, अब दोबारा से अप मूव रिज्यूम हो रहा है। 20,600 का एक स्टॉप लॉस बैठता है पोजीशन के हिसाब से। और पेज इंडस्ट्रीज मतलब कि महीना 1.5 महीने का नजरिया बना के एक इन स्तरों पर एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। बने रहें जहां तक पेज इंडस्ट्रीज का सवाल है। एक शानदार मूव आती हुई दिखी है। आइए आज के एक्शन की एक बार रिकैप ले लेते हैं। आईटी के लिए अच्छा दिन रहा, बैंक्स के लिए हमने मूवमेंट आते हुए देखा है, पर टाइटन सबसे आगे आपको दिखा है। जहां तक निफ्टी स्टॉक्स का सवाल है, शानदार Q2 अपडेट रहा। बागले साहब के दोनों टारगेट्स भी हिट हुए, 1250 पर क्लोज हो रहा है टाइटन। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी और हमारे एक्सपर्ट्स ने इन सभी स्टॉक्स पर आपको कॉल्स भी दिए हैं पिछले 2-3 दिनों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से अच्छा सहारा मिला, 2% की तेजी रही, जिसकी वजह से हमने देखा कि निफ्टी का एक्शन बरकरार है। 7 महीने की ऊंचाई पर आपको इंडेक्स दिख रहा है। सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन वापस आ रहा है। एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर भी एक्शन रहा। नई पॉलिसी जो आ रही है गैस मार्केटिंग को लेकर, वहां पर एक्शन आया, जिसकी वजह से ओएनजीसी में उछाल आया और नतीजों से पहले टीसीएस एक्शन में रहा। क्लोजिंग के समय विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन नेम्स में भी खरीदारी आती हुई दिखी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक कल की शानदार तेजी के बाद आज भी आपने थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग देखी, पर दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस में बड़ा ब्रेकडाउन आया। इनके Q2 अपडेट से बाजार खुश नहीं था, लगभग 4% की गिरावट। इस पर बीपीसीएल पर आपने बड़ा प्रेशर देखा। टाटा मोटर्स पर मुनाफा वसूली हुई, साथ ही हिंडाल्को पर दबाव बना। टाटा स्टील भी नीचे था। कोल इंडिया में भी गिरावट आती हुई दिखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी आपने प्रेशर बनते हुए देखा था। अदानी पोर्ट्स कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली। थोड़े फार्मा नेम्स में भी आज गिरावट आई है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, औरोबिंदो, ज्यादा गिरावट नहीं थी, हल्के से कंसोलिडेशन जरूर आती हुई दिखी। आईटीसी, एसबीआई, इन्होंने आज भी पार्टिसिपेट नहीं करा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारे और स्टॉक्स जो फ्यूचर्स यूनिवर्स में एक्टिव होते हुए दिखे। माइंट्री एक और स्टॉक था जहां पर क्लोज ऑफ ट्रेड में हमने एक बढ़िया उछाल आते हुए देखा, वहां पर नजर रखिए। टाटा पावर आज पूरे दिन एक्टिव रहा। सारे के सारे हॉस्पिटल स्पेस के स्टॉक्स में अच्छी तेजी रही, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय, फोर्टिस हेल्थ में भी आज आपने खरीदारी आती हुई देखी। और जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं, थायरोकेयर 20% का सर्किट, साथ ही डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, यहां पर भी बढ़िया उछाल आते हुए दिखा है। पर वेदांता यहां पर नजर रखिए, तेज उतार चढ़ाव फ्यूचर्स में लगा। अब 11% नीचे ये स्टॉक क्लोज हो रहा है, 1 पॉइंट पर तो 14% तक की गिरावट आपने आती हुई दिखी थी। तो लगातार यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है और आज अनिल जी बता भी रहे थे और कल हमारे शो में भी चर्चा करी थी कि यहाँ पर आप ब्रेकडाउन देख सकते हैं। एमजीएल गैस प्राइसिंग को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स, इसलिए गिरावट आती हुई दिखी। डीएलएफ पर थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। पीएनबी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पेट्रोनेट एंड इवेंचुअली इंडिया बुल्स हाउसिंग सुबह स्ट्रॉन्ग था, पर यहाँ पर भी गिरावट हुई है। अनिल जी, क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी 1 महीने की ऊंचाई पर क्लोज हो रहा है और निफ्टी शानदार क्लोजिंग सर, 7 महीने की ऊंचाई पर 11,750 की प्रोविजनल क्लोजिंग के पास। बिल्कुल बेहद मजबूत क्लोजिंग है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और इन लेवल्स पर बंद होना अपने आप में ताकत दिखाता है। आप देखिए मार्च के बाद के हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी जरूर 24,500 के आसपास क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट क्लोजिंग से दूर है, लेकिन निफ्टी 11,748 पर जो बंद हुआ है, ये अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। 28 अगस्त को आप बंद हुए थे 11,647 पर, उसके ऊपर की क्लोजिंग एक कल मिली और एक आज मिली है 11,748 की, 85 पॉइंट की मजबूती। 103 अंक मजबूत हुआ है निफ्टी बैंक बंद और 343 अंकों की तेजी सेंसेक्स में आपको दिख रही है। आइए बाजार बंद होने के बाद खास शोज आपको बता दें, उससे पहले इस बार की मस्ती की पाठशाला का आपको टॉपिक भी बता दें। इस बार की मस्ती की पाठशाला क्योंकि 11 अक्टूबर को बिग बी अमिताभ बच्चन की हैप्पी बर्थडे, तो उनकी सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट में हम ये मस्ती की पाठशाला मनाने जा रहे हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को अपने अंदर के एक्टर
अपने अंदर के सुपरस्टार को जगाने का मौका मिलेगा। तो आपको बताना ये कि बिग बी का कौन सा डायलॉग या उनका कौन सा रोल आपको सूट करता है और क्यों, ये है आपका सवाल। और इसका जवाब आप तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं शुक्रवार को जब हम 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला करेंगे तब इसका आनंद लिया जाएगा। तो क्या आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि अभी सोचना बाकी है, विचार करना शुरू? जय, इस बार तो आप है ना, पिछले हफ्ते हमने आपको मिस किया था। बिल्कुल अनिल जी, इस बार मैं हूँ और मैं आपको थैंक्स भी कहना चाहूँगा कि आपने मेरा मैसेज पढ़ा और जैन साहब को आपने मेरी रिक्वेस्ट भेज दी थी और उसका इंतजार मुझे डेफिनेटली रहेगा वो प्याज की कचौड़ी का। नहीं बिल्कुल, आप वो तो साथ में हो ना हो, आपको हमेशा याद रखते हैं। तो बस इस बार की भी तैयारी कर लीजिए आप कि आपको बिग बी के इतने सारे रोल्स, इतने सारे डायलॉग्स हैं, उनमें से आपके लिए कौन सा सबसे सूटेबल है और क्यों, ये आपको बताना है मस्ती की पाठशाला में। लेकिन आज शाम को क्या कुछ है, शाम 6 बजे कोरोना पर ही विशेष शो है, जो मिस मत कीजिएगा। धीमी पड़ी रफ्तार या बाकी है प्रहार, ये है कोरोना पर विशेष शो आज शाम को। 3 हफ्तों से देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। इस महीने हर दिन एवरेज 64,000 के आसपास केस आ रहे हैं, जबकि सितंबर के महीने में ये आंकड़ा 93,000 के आसपास का था। तो यानी कि टेस्टिंग बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है, ये एक अच्छी बात है। नए मरीजों का घटना भी अच्छा संकेत है। लेकिन क्या सच में मान लिया जाए कि भारत में कोरोना का पीक बन चुका है? क्या देश में कोरोना कमजोर पड़ने लगा है? संक्रमण दोबारा न बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना है और किससे बचना है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपके साथ होंगे कुछ खास मेहमान। प्रोफेसर NK गांगुली, पूर्व DG ICMR, डॉक्टर गौतम बंसाली, फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल, ये दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे, जो देंगे आपको बेहतरीन इंसाइट इस मुद्दे पर। रात को 8:30 बजे होगा मनी गुरु का शो, नॉमिनी क्यों है जरूरी। अक्सर जब आप कोई वित्तीय काम करते तो आपसे नॉमिनी नियुक्त करने को कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आपका नॉमिनी होना चाहिए ताकि आपका इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी और कोई भी तरह के शेयर्स वगैरह हैं तो आपके सेफ हो जाए। तो नॉमिनी से जुड़े हुए कौन से नियम आपको ध्यान में रखने चाहिए, किस तरह से आप नॉमिनी को बनाएं, नॉमिनी क्या होता है, किस किस को आप नॉमिनी के तौर पर चुन सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये सारे, और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में, किन किन इन्वेस्टमेंट्स में आप नॉमिनी रख सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे रात को 8:26 पर। नॉमिनी क्यों ज़रूरी, ये है हमारा विशेष शो, जो देखना मत भूलिएगा। आइए आपको बता दें फाइनल क्लोजिंग जो आती दिख रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की, एडजस्ट होने के बाद 76 अंक मजबूत 11,738 पर क्लोजिंग मिली है निफ्टी की, और 111 अंकों के शुभ आंकड़े के साथ 29,964 पर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। और ट्रिपल सेंचुरी मार्कर सेंसेक्स 304 पॉइंट ऊपर 39,878, 40,000 के बेहद करीब। आज 40,000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया, 39,968 का हाई बनाया था सेंसेक्स ने, तो 40,000 के बेहद करीब पहुंचा। तो एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन अब कल हफ्ते की एक्सपायरी का इंतजार है, तो कल आपसे सुबह फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी, धन्यवाद जय ठक्कर आपका भी, साथ ही कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और किरण जी आपका भी आभार वक्त निकालने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।